अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं। बनाओ मैक्सिमम, फिर अप्लाई करना स्टार्ट करें सक्सेस अप्लाई करना स्टार्ट। जी वालेकुम सलाम। काशिफ लेक्चर आज है, आपने कमेंट किया, मैंने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया आपको। वालेकुम सलाम। काइंडली जो लोग आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाए। फीडबैक फॉर्म फिल किया आपने इस वीक का। जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो काइंडली अटेंडेंस मार्क कर लें, और दूसरा फीडबैक फॉर्म इस वीक का जिसने फिल आउट नहीं किया वो फिल कर ले। फीडबैक फॉर्म में आपके पास ट्रेनर में मैं हूँगा, वसीम अशरफ, और मियाँ ज़िया साहब होंगे उसमें, लैब मैनेजर में, और एसएनई में रिजवान होंगे। तो आपने उन सबको फीडबैक देना है। जो एमसीक्यूज, जो वहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, और साथ वो आपसे ऑप्शंस कुछ दी होती हैं रेटिंग वगैरह के लिए। काशिफ आप वर्क 100% ट्राई करें। फाइवर जो है वो एटलीस्ट 70% तो हो ना, तो फिर ही वो आपका गिग क्रिएट हो सकती है आपकी। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फिल आउट करें। जो आप वर्क है वो भी कोशिश करें 100% पे लेके जानी है आपने। 5 मिनट गुजर गए हैं, स्टार्ट करना बनता है। लोग लोग 40 हैं, क्या करें। नहीं नहीं, न्यू ट्रेनर नहीं करने होते, आपने फीडबैक देना होता है, मुझे देना है फीडबैक, हमारे लैब मैनेजर को फीडबैक देना है, हमारे एसएनई को फीडबैक देना है कि कैसा आपको, आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ओके है। आपने ये बताना होता है उसके अंदर। तो नए ट्रेनर्स को नहीं देना होता, हमें देना है। तो हर वीक हमें ग्रेड करना है, आपने हमें रेटिंग देनी है। तो वो आपके पास पावर है जिसमें कुछ भी कहना चाहिए आप कह सकते हैं, क्योंकि ना वो, ना मैंने पढ़ना है, ना लैब मैनेजर ने पढ़ना है, ना किसी और ने पढ़ना है। वो डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास जाना है, और उन लोगों ने देखना है कि फीडबैक क्या आ रहा है, कैसा सब कुछ जा रहा है, सेशन कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो हर चीज उससे ही देखते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने हमें फीडबैक देना होता है, मुझे। और फर्स्ट लेक्चर अगर आपको ओरिएंटेशन का याद हो, उसमें ज़िया साहब आए थे, मियाँ ज़िया साहब। मियाँ ज़िया साहब का तो आपको अभी भी पता होना है। और उसके बाद
रिजवान साहब जो SNE सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। नहीं, हर वीक में दोबारा रिपीट करना होता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैंने अपवर्क की वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोगों ने देख ली है? अपवर्क की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें अकाउंट क्रिएशन की वो वीडियो है, और एक और प्रपोजल राइटिंग की वीडियो जो है शायद वो भी मैं अपलोड कर दूं। ठीक हो गया। और बाकी अब आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करके हम लोग इसको स्टार्ट करने लगे। ये स्क्रीन शेयर हो गई जी। हर वीक आपने जो है वो फीडबैक दिया करना है। हर वीक फीडबैक और अटेंडेंस जो डेली बेसिस पे मार्क किया करो। वीडियो मैंने लाइव कर दी है, वीडियो भी देख लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना। और मैं आप लोगों के साथ प्रपोजल राइटिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जी, नेक्स्ट टाइम सिंपल लॉगिन करना है। एक दफ़ा वेरीफाई, एक साइट की वेरिफिकेशन एक बार ही करनी है। उसके बाद जब तक वो कोड आपका पड़ा हुआ है ना, जो आपने यूज में इंस्टॉल किया था, ऐड किया था, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो फॉर एवर 5 साल 10 साल गुजर जाएं, वो आपका वेरीफाई रहेगा, सब कुछ ठीक होगा वो। कोई और नेम शो हो रहा है रिजवान शौकत की जगह? ज़िया साहब, अगर देखें आप लाइव में हैं तो प्लीज़ गाइड करें। स्क्रीनशॉट लेके ना ज़िया साहब को सेंड कर दें। उन्हें बताएं कि वहाँ पे नाम जो है ना वो शो नहीं हो रहा रिजवान साहब का। अच्छा जी, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ये गूगल एनालिटिक्स करवाना है, और इसके बाद हम फ्रीलांसिंग की बात करेंगे या क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सिर्फ ये एक टूल हमने करना है, गूगल एनालिटिक्स। जिस तरह से हमने कल गूगल सर्च कंसोल, गूगल में मास्टर टूल जिसका पुराना नाम है, और बिंग में मास्टर टूल सेटअप, ये 2 सेटअप्स हमने किए हैं। अब हम लोग आज करते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स क्या होता है वो हम बात करते हैं, और फिर इसको ऐड कैसे करते हैं वो बात करनी है। तो ये गूगल एनालिटिक्स आपका, जिस तरह मैंने आपको बोला था, गूगल सर्च कंसोल इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर फॉर योर वेबसाइट। आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट के लिए एक डॉक्टर का काम करता है। कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो इससे इससे आपको, ये आपको नोटिफाई करेगा। साइट में आपको मैनुअली सबमिट किया जा सकता है इसके थ्रू, साइट को इंडेक्सेशन में सबमिट किया जा सकता है इसके थ्रू। तो मल्टीपर्पज टूल है ये वाला, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल का टूल है। इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का टूल है। गूगल आई है, इसमें भी गूगल सर्च कंसोल आ रहा था, इसमें भी गूगल आ रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है जी? गूगल का ही टूल है। और एनालिटिक्स से आपके माइंड में कुछ आता होगा, मेरे माइंड में तो ये आता है कि कोई ना कोई किसी चीज की स्टैट्स होंगी। एनालिटिक्स सही होता है ना, एनालिटिकल डाटा डाटा होगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगी, कुछ इस तरह की चीज होगी। तो गूगल एनालिटिक्स इज प्योरली अबाउट ट्रैफिक। जो मेनली इसका फोकस है ना, वो ट्रैफिक पे है, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप कैसे चेक करोगे कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। मतलब गूगल सर्च कंसोल भी आपको एक आइडिया देता है कौन से लोग आ रहे हैं, किन पेजेस पे आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स को सर्च करते हुए आ रहे हैं। ये आपको गूगल सर्च कंसोल भी बताता है। बट गूगल एनालिटिक्स बहुत डीप स्टैटिस्टिक्स देता है। गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा कि किसी पर्सन ने किस ब्राउजर के अंदर सर्च किया था, किस कंट्री से सर्च किया था, किस स्टेट से सर्च किया था, किस सिटी से सर्च किया था। ठीक है। और वो उसका ब्राउजर कौन सा था, फायरफॉक्स था, क्रोम था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, कौन से ब्राउजर से उसने क्लिक किया हमारी साइट पे, कौन से सर्च इंजन से आया, वो गूगल से आया, वो याहू से आया, वो बिंग से आया, वो किस सर्च इंजन से आया, वो फेसबुक से आया, वो सोशल से कहीं से आया। तो किस साइट के थ्रू वो पर्सन आया हमारी साइट पे, हमारी साइट के किस पेज पे आया, उस पेज पे आके उसने कितनी देर स्टे किया, कब वो चला गया, कितने सेकंड्स वो रुका, कितने मिनट्स वो रुका, वो हमारे एक पेज पे आया, और उस पेज के बाद उसने हमारी साइट के कितने और पेजेस विजिट किए। एक पेज से दूसरा पेज कौन सा था, दूसरे से तीसरा कौन सा था, तीसरे से चौथा कौन सा था, और चौथे से पांचवा कौन सा था, और जिस पेज से लीव किया वो वाला पेज कौन सा था। ठीक है। तो इस तरह की बहुत इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। तो हमें उससे डिसीजन मेकिंग, और हमें पता भी लगता रहता है ट्रैफिक कितनी आ रही है हमारे पास, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग इसको विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर लोग आते हैं लेकिन आते साथ ही भाग जाते हैं, फौरन चले जाते हैं,
तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर हमें पता लगता है कि यार हमारे कंटेंट में कोई इश्यूज हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग आते तो हैं बट रुकते नहीं है, तो उनको शायद कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जो पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम अपना कंटेंट इंप्रूव करते हैं और फिर दोबारा स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि अब लोग उठना शुरू हुए हैं, ठहरना शुरू हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरह से काफी सारी डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग और डाटा देखने में कि कहाँ कितने लोग हमारे पास हैं इस टाइम ट्रैफिक वाइज, वो सब आपको पता चलता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है जी, ये अगर क्लियर हो गया तो बताएं, मैं सेटअप करके बताता हूँ आपको। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स, और बहुत इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया कैसे है वो इन डेप्थ। इफ इट्स क्लियर, मैं आपको सेटअप करना बता देता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करते हैं। ये भी वन टाइम सेटअप है, आपकी साइट पे एकदम सेटअप हो गया, उसके बाद साइट वाइड मतलब पूरी साइट पे एक ही बार होना है, और बार बार आपको दोबारा करना नहीं पड़ेगा। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे खुद से, तब तक ये वहीं रहेगा, बेशक 10 साल गुजर जाए। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रैफिक। अच्छा, अब करते कैसे हैं? तो जीमेल के अकाउंट से ही होना है। मैं गूगल पे जाता हूँ। काशिफ नहीं देता असाइनमेंट यार, परेशान क्यों हो रहे हो? बस अब वर्क की तो दे चुका हूँ, अकाउंट बनाना है, बस वही असाइनमेंट है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देता आपको, जो आपने किया है बस वही कर लो, बहुत है मेरे लिए। साथ साथ अप्लाई वगैरह और इस साइड पे अब आपने आप लोगों ने आना है, कुछ काम लेने वाली साइड पे भी कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी गूगल एनालिटिक्स, ये लें जी, गूगल एनालिटिक्स। मैंने गूगल पे आगे लिखा, जैसे मैंने कल गूगल सर्च कंसोल लिखा था, जैसे मैंने बी लिखा था, तो मैंने गूगल एनालिटिक्स लिखा। ये आपके पास फर्स्ट लिंक आ रहा है analytics.google.com, इस लिंक को मैंने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों की इजाजत से, विद योर परमिशन, मैं गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करने लगा हूं। तो गूगल एनालिटिक्स मैंने बता दिया क्या है। इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक, ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स को देखता है, हमारी साइट पे क्या ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स हैं, कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, वो सब बताता है हमें। तो मैंने गूगल पे आगे टाइप किया गूगल एनालिटिक्स, ये पहला लिंक आ रहा है analytics.google.com वाला, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा, ये मुझे गूगल एनालिटिक्स का जो इंटरफेस है उस पर ले जाएगा। अब ये मुझे मेरे अकाउंट, उस अकाउंट पे लेके जाएगा, बल्कि यहाँ पे मैंने करना ही नहीं था, मुझे आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने असल में करके दिखाना है आपको नए ईमेल पे, जैसा ईमेल आप लोगों के पास है। ठीक है, मैंने उस पे करना है। तो जब मैंने उस पे करना है तो फिर मुझे बिल्कुल वो फ्रेश जो मैंने ईमेल सेटअप किया आप लोगों के लिए, मैं वो यूज करता हूँ, क्योंकि वो मेरे वाले पे देखना, वो तो पहले ही बहुत सारे एनालिटिक्स हुए हुए हैं, तो आपको वो नजर आ जाना, वो फिर आप यूज ना हो। तो इस वजह से मैं आपको अपना सिंपल नए अकाउंट से सेटअप करके बताता हूँ। तो गूगल एनालिटिक्स, आप लिखें गूगल पे आके, ये मैं प्रोसेस रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो गूगल एनालिटिक्स लिखा, सर्च किया आपने, यहाँ पे आके ये आपके पास पहला रिजल्ट वही आ रहा है, इसको करें क्लिक। क्लिक करने पे आपके पास ये गूगल एनालिटिक्स ओपन हो रहा है। ये वो कह रहा है ईमेल लॉगिन नहीं है ये वाला, तो जिस जो भी ईमेल आपने यूज किया उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, या अगर आपने ज्यादा किए हो तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने जिस भी ईमेल से लॉगिन करना है वो ईमेल, जीमेल वाला लॉगिन ही लगाना है आपने। तो मैंने उससे लॉगिन कर लिया, तो ये मुझे गूगल एनालिटिक्स का जो मेन डैशबोर्ड है, मेन इंटरफेस है, ये वहां पे ले जाएगा। वालेकुम सलाम। ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप गूगल एनालिटिक्स पे आओगे ना, तो आपके पास ये स्क्रीन आनी है। जब फर्स्ट टाइम एक ही नई ईमेल से फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, जो आप मेजोरिटी में आप लोग आ रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, नीचे लिखा है गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू द फ्री टूल्स यू नीड टू एनालाइज डाटा फॉर योर बिजनेस इन वन प्लेस, सो यू कैन मेक स्मार्टर डिसीजंस। ये उसने बता दिया। नीचे वो कह रहा है साइन अप फॉर फ्री, ये देखिए ये लिखा हुआ है साइन अप फॉर फ्री। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगा जब नया अकाउंट यूज करने लगे हैं। तो मैं इस साइन अप फॉर फ्री के ऊपर कर दूंगा क्लिक। ये मैं करने लगा हूं क्लिक विद योर परमिशन। जैसे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट विंडो आ गई ये वाली। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो डाटा मुझसे मांग रहा है, जैसे मैंने गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई किया है, तो गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी साइट ऐड की, और उसके बाद फिर उसने कहा कि ऑनरशिप वेरीफाई करो, वो किया, और फिर वापस आके बटन क्लिक किया, वेरीफाई हो गया, फिर साइट में वगैरह सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे भी दो साइड्स हैं। पहली साइड है गूगल एनालिटिक्स की, यहाँ पे अपनी साइट ऐड करो। फिर दूसरी साइड होगी कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये साइट आपकी ही है, वरना मैं तो यहाँ पे फेसबुक ऐड कर दूं गूगल एनालिटिक्स में, और उसका डाटा देखना शुरू कर दूं, उसको कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं,
कहाँ कहाँ से ट्रैफिक उसको मिल रही है, किस किस कीवर्ड पे मिल रही है, ठीक है, इस तरह की चीजें मैं देखना शुरू कर दूं, तो मुझे वो काम नहीं करना। मतलब मैं अगर कर भी लूंगा तो वो मैं वेरिफिकेशन तो कर नहीं पाऊंगा। तो असल में गूगल जो है वेरिफिकेशन क्यों मांगता है, इसलिए मांगता है कि भाई फेसबुक आपकी अगर आपने लिख दी है तो प्रूव करो आपकी है। तो इस वजह से आप सिर्फ अपनी ही साइट को ही लिस्ट कर सकते हैं जिसकी आप ऑनरशिप वेरीफाई कर सकोगे, उसी का डाटा आपको ट्रैक होना स्टार्ट होगा। जी कल लेक्चर 12 था। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करनी है। तो मैं डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करने लगा हूं। तो मैं गूगल एनालिटिक्स पे आया हूँ, वापस साइन अप फ्री पे क्लिक किया है और ये विंडो मेरे पास आ गई जिसमें स्टेप 1 है ये। तो ये 3-4 स्टेप्स के प्रोसेस है। स्टेप 1 ये है जिसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। स्टार्ट मयरिंग आ रहा है, मयरिंग पे क्लिक कर दें। आपको ये चीज, ये विंडो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अकाउंट का नाम दे। अब मैं पहला अकाउंट में अपनी पहली साइट सेटअप करने लगा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई रोजगार बैच 11, मैंने ये नाम लिख दिया, ई रोजगार बैच 11। ये मेरी साइट का नाम है ना, तो मैं अकाउंट का नाम अपनी साइट के नाम से लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। और जब मैंने कभी मल्टीपल साइट्स मैंने गूगल एनालिटिक्स में ऐड की हो तो वहां मुझे फाइंड करना बिजी हो जाए, ठीक है। तो ये इंटरनल है, ये किसी को नजर नहीं आना, ये सिर्फ आपका इंटरनल मैटर है, ये आपने वो करना है। बस गुड हो गया। अच्छा, अब ये मैंने अकाउंट का नाम दिया, नीचे उसने कुछ डाटा शेयरिंग के बारे में और उसके बाद जो डाटा शेयरिंग ऑप्शन यू मोर कंट्रोल, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम लोग तो वैसे यूजली नहीं पढ़ते, हमें तो ये पता होता है कि चेक करना है या अनचेक करना है और आगे क्लिक क्लिक करना है बस। तो इसको पढ़ लेंगे एक दो तो अच्छी बात है, उसमें थोड़ी डिटेल्स जो उन्होंने दी हुई है, ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। नाम दें, नाम देने के बाद या बॉक्सेस ऑलरेडी चेक हुए हैं, इसको ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद आपने क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये देखें, इन बॉक्सेस के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। स्टेप 1 के ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का नाम देना है। और अकाउंट का नाम मैं वेबसाइट के नाम से रखता होता हूँ इसलिए कि मुझे बाद में उसको फाइंड करना इजी रहे। नाम से पता लग जाता है कि इस अकाउंट के अंडर कौन सी वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना नाम ऐड करने के बाद चेक बॉक्सेस के बिल्कुल नीचे, इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे स्टेप 2 पे ले जाएगा, प्रॉपर्टी सेटअप पे। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट किया, ये नंबर स्टेप नंबर 2 आ गया है जिसमें कह रहा है प्रॉपर्टीज डिटेल्स। तो गूगल सर्च कंसोल में भी प्रॉपर्टी का नाम ले रहा था, तो मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी जो है इज इक्वल टू वेबसाइट। ये भी प्रॉपर्टी का नाम ले रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी मीन्स के वेबसाइट वगैरह मांग रहा है जो आपने ऐड करनी है। तो कह रहा है प्रॉपर्टी का नाम भी बताओ, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के नाम पे भी मैं वेबसाइट का नाम रख रहा हूँ। असल में अकाउंट नेम और प्रॉपर्टी नेम में फर्क क्या है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर मैंने आपको कहा था गूगल सर्च कंसोल में आप जितनी मर्जी साइट्स ऐड कर लें, जितनी मर्जी साइट्स को वेरीफाई कर लें, कोई मसला नहीं है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर 100 अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हो, 100 अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, आप 100 अकाउंट्स ऐड किए जा सकते हैं। अब जिस तरह मैंने अकाउंट नंबर 1 ऐड किया और उसका नाम रखा है रोजगार बैच 10 बैच 11, अकाउंट का नाम मैंने वो रखा है। उसके नीचे प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है। प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 वेबसाइट्स चल रही हैं, आपके पास 3 वेबसाइट्स हैं जो आप रनिंग में चला रहे हो, या आपके पास एक बिजनेस कोई आया है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल कंट्रीज की साइट्स हैं, मतलब एक ही बंदे की, एक ही बिजनेस की 10 साइट्स हैं। तो गूगल एनालिटिक्स आपको कहता है, गूगल कहता है कि एनालिटिक्स के अंदर आपके पास 100 अकाउंट्स तक मैक्सिमम ऐड किए जा सकते हैं। तो आप ऐसे करो कि अकाउंट जो एक ही बिजनेस है ना जिसकी 10 साइट्स हैं, उसका सिर्फ एक अकाउंट ऐड करो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है रोजगार बैच 11। उसके अंडर प्रॉपर्टीज में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, मल्टीपल साइट्स की। मतलब मैं एक ही अकाउंट के अंदर 10 साइट्स को वेरीफाई कर लूंगा। अकाउंट नेम मेरा एक ही होगा कि जी फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, कह लो आप, जिस तरह ई रोजगार बैच 11 है, ये एक बिजनेस है, इसके अंडर जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसकी डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं। तो मैं सारी साइट्स को यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी नई नई ऐड करके वेरीफाई कर दूंगा। तो एक ही अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं, मींस मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड हो सकती हैं जो एक ही क्लाइंट से बिलोंग करती हैं, जो एक ही बिजनेस से बिलोंग करती हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि बाद में राइट ट्रांसफर करोगे तो सारे राइट्स उनके भी चले जाएंगे। तो असल में हमारे पास इस केस में क्या है कि हमारे पास अकाउंट नाम मैंने रखा है रोजगार बैच 11, क्योंकि मेरे पास वही है।
और प्रॉपर्टी का नाम भी मैं रखूंगा ई रोजगार बैच 11, क्योंकि मेरे पास साइट वही है। तो मैं ई रोजगार बैच 11 सेम प्रॉपर्टी का नाम रखूंगा। अब अगर मेरे पास ई रोजगार बैच 12 भी एक साइट होती, मेरे पास ई रोजगार बैच 13 भी होती, मेरे पास ई रोजगार बैच 14 भी होती, तो मैंने क्या करना था, अकाउंट का नाम रख लेना था सिर्फ ई रोजगार, और नीचे मैंने ई रोजगार बैच 1 बैच 11 एक प्रॉपर्टी ऐड हो जानी थी, ई रोजगार बैच 12 दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हो जानी थी, ई रोजगार बैच 13 तीसरी प्रॉपर्टी ऐड हो जानी थी, और उनमें उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स ऐड हो जानी थी। तो मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को गूगल कहता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी साइट्स होती है ना, जो या एक क्लाइंट की जितनी साइट्स हैं, वो आप अंडर वन अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो अकाउंट वो था जो मैंने ऊपर फर्स्ट टैब में किया, अकाउंट सेटअप, जिसमें मैंने सिर्फ अकाउंट का नाम दिया। ठीक है। और प्रॉपर्टी में असल में वेबसाइट ऐड करनी होती है। तो अभी हमारे पास एक ही वेबसाइट है, तो हम प्रॉपर्टी एक ही ऐड करेंगे। हमारे पास सेम इसी क्लाइंट की या मेरी अपनी ई रोजगार के रिलेटेड ही 10 साइट्स होती, तो मैं 10 की 10 यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऐड करता, मैं उनके लिए नए नए अकाउंट ना बनाता। ठीक है। तो ये उस केस के अंदर आप अकाउंट और प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। यूजुअली ये होता है कि एक क्लाइंट होता है, उसकी एक ही वेबसाइट होती है, तो हम उसको सेम अकाउंट नाम नेम लिखते हैं, सेम ही हम लोग प्रॉपर्टी नेम लिख देते हैं, और साथ उसकी वेबसाइट दे के नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमें दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी कोई और साइट होती ही नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? 100 अकाउंट्स की लिमिट है, 100 अकाउंट्स बन सकते हैं, और एक अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। और अगर वो आप उस सूरत में कर सकते हो जब एक ही क्लाइंट की, एक ही पर्सन की मल्टीपल साइट्स हो। तो अभी इस केस में ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये रोजगार बैच 11, मेरे पास एक ही है। मेरे पास कोई दूसरी होती तो मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता सेम अकाउंट में, पर मेरे पास और है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग एक ही साइड के साथ आते हैं, तो उस केस में हम अकाउंट नेम भी सेम रख लेते हैं और प्रॉपर्टी नेम भी सेम रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जब ये चेक अब देखोगे ना, आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये भी इंटरनल है, इसका नाम कहीं शो नहीं होना। ठीक है जी। तो जो जो जनरल सिनेरियो है, मैं वो करने लगा हूं कि हमारे पास एक ही साइट है, एक साइट है, तो उसमें क्या करना है, अकाउंट का नाम रख दिया मैंने ई रोजगार बैच 11, ताकि मुझे फाइंड करना इजी हो जाए। प्रॉपर्टी का नाम भी मैंने रख दिया ई रोजगार बैच 11, ताकि मुझे फाइंड करना इजी हो जाए। ये आप चेंज करें, जो मर्जी रख दें, अकाउंट नेम या प्रॉपर्टी नेम, ये इंटरनल है, ये किसी को नजर नहीं आना, तो इट्स अप टू यू। जी मैं साइड में नेम ही ऐड कर रहा हूँ। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये सिर्फ फाइंड करने में हेल्प करेगा। जब जब 10 मैं 100 अकाउंट्स अगर आपको कह रहा हूँ वेरीफाई हो सकते हैं, तो जब 50-60 यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट्स वेरीफाई हुए होंगे, तो उसके अंदर मैंने अपनी साइट फाइंड करनी है। तो अगर नाम सेम नेम से रखा होगा वेबसाइट के नेम से, तो ईजी नहीं हो जाएगा मुझे फाइंड करना। मैं इसलिए ऐसे रख रहा हूँ, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू साइट। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके अब मैं नीचे बताऊंगा कि टाइम जोन कौन सा चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम जोन किस किस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली गूगल एनालिटिक्स आपको रिपोर्टिंग करे। तो अगर क्लाइंट यूएस से गया तो यूएस से होना चाहिए, क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे यूएस से गया तो यूएस में बता रहा होगा सुबह 9 बजे ये इतने विजिटर आए, 10 बजे इतने आए, 11 बजे इतने आए, और थ्रू आउट द डे इतने इतने बजे विजिटर्स आ रहे हैं। अगर टाइम जोन पाकिस्तान रखा होगा, बंदा यूएसए का होगा, तो वो 9 बजे अपने 9 समझ रहा होगा, लेकिन वो तो पाकिस्तान के 9 है, तो उसको रात के 9 बजे ट्रैफिक नजर आ रही होगी, रात के 10-11 बजे ट्रैफिक नजर आ रही होगी। तो रिपोर्टिंग में उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई मेरी तो नाइट होती है, नाइट में इतने लोग आ रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि वो गलती से हम लोगों ने टाइम जोन पाकिस्तान का रख दिया। तो रिपोर्टिंग जो है ना, उसमें प्रॉब्लम आएगा। मजीद बाद में ऐड होंगी, पहले एक ही ऐड होगी शहबाज, पहले एक ही ऐड होगी। जो बाद में सेकंड और है, सेकंड ऐड करनी है, थर्ड ऐड करनी है, वो बाद में अकाउंट के अंदर ऐड होगी। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही ऐड हो रही है। तो ये आप ऐड कर रहे हो, इसमें अब यूएसए लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ सपोज करें यूएसए का ही टाइम जोन है, अगर चेंज करना हो तब कर सकते हैं। अब यूएसए की जगह पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें कि मुझे पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग चाहिए, तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया। ये आपके पास ये आ गया पाकिस्तान, ये टाइम जोन जीएमटी आ गया +5। ठीक है। यू करेंसी यूएसडी डॉलर में शो करवानी है, पीकेआर में शो करानी है, तब गोल्स वगैरह सेलेक्ट किए हो तब जरूरत होती है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, उसको जाने दें डॉलर्स में, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो 2 स्टेप्स हुए। स्टेप 1 क्या है जी? वालेकुम सलाम। स्टेप 1 में ये है कि अकाउंट का नाम रखा है, स्टेप 2 में प्रॉपर्टी का नाम रखा है और साथ टाइम जोन सेलेक्ट किया है, बस और कुछ नहीं। पहले यहीं पे साइट भी ऐड हो जाया करती थी, लेकिन गूगल ने कुछ तकरीबन 2 मंथ पहले अपडेट की है, और उसके बाद से अब ये आगे जाके वेबसाइट ले रहा है, यहाँ वेबसाइट नहीं ले रहा। वरना पहले ये प्रॉपर्टी लेवल पे वेबसाइट ऐड होती थी, नेक्स्ट पे आगे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन हमने ओके करनी होती थी और हमारे पास कोड आ जाता था। लेकिन अब जरा थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया उन्होंने।
तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ अकाउंट का नाम दिया, सेकंड स्टेप में प्रॉपर्टी का नेम प्लस टाइम जोन, बस ये दिया। और उसके बाद ये शो एडवांस सेटिंग बोल रहा है, इसे भी क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं आप। ये कह रहा है कि क्रिएट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है, और इसको भी ऑन किया जा सकता है। अब ये पुराने वाला स्टेप है, अगर आप इसको इसको क्लिक करके ऑन कर देंगे और यहाँ साइट ऐड कर देंगे तो वो जो पुराने वाला स्टेप था वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको जो अभी जेन्युइन जो जर्नल चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन पता नहीं बाद में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर अकाउंट का नेम, सेकंड स्टेप के अंदर प्रॉपर्टी का नेम एंड टाइम जोन, ये एडवांस सेटिंग्स को आप अभी क्लिक ना करें, ठीक है। इसको छोड़ने इसकी जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और स्टेप नंबर 3 पे चले जाओगे, ठीक है। तो मैं सिंपल बना रहा हूँ, अब जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रहने दे रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए बाद में, इजी रहे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो ये मैंने प्रॉपर्टी नेम दिया, टाइम जोन दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने लगा हूँ। टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान मैंने रखा है, तो टाइम जोन भी पाकिस्तान का ही आएगा ना, GMT+5। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी साइड पाकिस्तान की है, मैं पाकिस्तान का क्लाइंट हूँ, मुझे पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली डाटा चाहिए जी। हर प्रॉपर्टी के लिए इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होंगे, आ सकती है आपके सामने, सारी सेटिंग दोबारा किया करोगे आप, ठीक है। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। जैसे स्टेप 2 कंप्लीट हुआ आप आ गए हो स्टेप 3 पे। ये स्टेप 3 है आपका, जूम आउट करता हूँ, ये आपके पास स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 में आपने अकाउंट का नाम दिया, स्टेप 2 में अकाउंट प्रॉपर्टी का नाम प्लस टाइम जोन सेलेक्ट किया, बस जी। जहां का क्लाइंट होगा, जहां पे से ट्रैफिक आ रही होगी उसकी, वहीं का टाइम जोन होगा। मैं सपोज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 है। 3 में क्या करना है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, हेल्प योर टेलर योर एक्सपीरियंस बाय फॉलोइंग। अच्छा, कैटेगरी सिलेक्ट करो, किस कैटेगरी की साइट है आपकी, इसे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, फिटनेस, फाइनेंस, और ये सब कुछ बताया हुआ है। मेरे ख्याल में ट्रैवल के रिलेटेड है जो मैंने अभी तक लिखा है, ये ट्रैवल की कैटेगरी आ रही है। कोई कैटेगरी ना मिले तो फिर अदर्स में ऐड कर दो, ठीक है। ट्रैवल पे क्लिक किया, ये ट्रैवल मेरी कैटेगरी होगी, मेरी साइट की कैटेगरी ट्रैवल है। बिजनेस साइज क्या है, मैं कहता हूँ स्मॉल है जी, 1 से 10 लोग हैं सिर्फ। ब्लॉग है, वैसे भी बहुत छोटे लेवल पे है, ज्यादा बड़े लेवल पे कोई चीज हो, कोई बिजनेस हो तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, चेक ऑल दैट अप्लाई। आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू क्या करना चाहते हो, तो नीचे लिखा हुआ है मैयर कस्टमर इंगेजमेंट विद माय साइट और ऐप, जी मैं करना चाहता हूँ। ऑप्टिमाइज माय साइट और ऐप एक्सपीरियंस, जी। मैयर डाटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स, जी। ऑप्टिमाइज माय एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जी मैं करना चाहता हूँ। इंक्रीज माय कन्वर्जन्स, जी। मैयर कंटेंट और मोनेटाइजेशन, यस। एनालाइज माय ऑनलाइन सेल्स, यस। मैयर ऐप इंस्टॉल्स, तो ऐप मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं इसको भी चेक कर देता। मैयर लीड जनरेशन, यस। और क्रिएट, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। ऐप भी कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स से आप जो डाटा लोगे उससे आप क्या हेल्प चाह रहे हो। तो तकरीबन ये सब कुछ ही हम चाह रहे हैं। तो इसमें ऐप वाला मैंने छोड़ दिया है, आप वो कर भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो मैंने वो छोड़ा है कि मेरे पास तो ऐप है ही नहीं। लेकिन अगर आप कर भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मैयर ऐप अगर आपकी कोई है तो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह को देखना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो भी चेक किया जा सकता है। तो इस स्टेप के ऊपर कैटेगरी, बिजनेस साइज और क्या करना चाहते हो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, वो आपसे चेक बॉक्सेस चेक करने का कह रहे हैं। मोनिटाइजेशन होता है कि अगर आपकी ब्लॉग है कोई, जिस तरह आपकी यूट्यूब वीडियो है तो उसमें जो एड्स नजर आते हैं, उसमें जो पैसे कमाते हो उसको मोनिटाइजेशन बोलते हैं। कि आपका जो अकाउंट है या आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स हैं, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक में से अर्निंग करना चाहते हो तो आप वहाँ पे गूगल एडिसेंस इस तरह से कोई ना कोई एड सिस्टम लगा दोगे जो मोनिटाइजेशन हो जाएगी। आप अपने ट्रैफिक को मोनिटाइज कर रहे हो, अपने कंटेंट को मोनिटाइज कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ये आपके तकरीबन सारे चेक होने हैं। मैं ये भी कह सकता था सारे चेक करो तो नेक्स्ट, सिर्फ बता रहा हूं कि चीज क्या है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर सिर्फ अकाउंट का नाम दिया है, स्टेप 2 के अंदर प्रॉपर्टी का नाम दिया है और टाइम जोन सेलेक्ट किया है, स्टेप 3 के अंदर कैटेगरी, बिजनेस साइज और आप क्या करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स से वो आपने सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्रिएट कर देना है। तो 3 स्टेप्स का ये था, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात अब तक नहीं आई जो मेरे ख्याल में टफ हो, जो आपको समझ ना आ रही हो। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बताएं मुझे, वरना मैं क्रिएट पे क्लिक करके नेक्स्ट मूव करने लगा हूं।
कर दूं क्रिएट? बता दें। चले, मैं ये क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें मुझे वो कह रहा है कि आप ये बताएं, अब टर्म्स एंड कंडीशंस को जो सिलेक्ट करो जी, इसको ओके करो। आपने पढ़ा है तो हैबिट तो कोई नहीं पढ़ने वाली, पढ़ लोगे तो एक बार अच्छा ही है, कभी फायदा ही होगा, एक बार पढ़ना ही बहुत है। तो आप यहाँ पे वो कह रहा है कि टर्म्स जो है, अब टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट एज पर यूएसए, तो मैं पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जी एज पर पाकिस्तान वाला मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए सेटअप कर रहा हूँ। जिस कंट्री के लिए भी आप कर रहे हैं, जिस कंट्री का क्लाइंट है, आप वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपने ये बॉक्सेस तो एक्सेप्ट करने ही करने हैं, इसको पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, इसमें भी बॉक्स तो चेक करना ही करना है, ये पढ़ो या ना पढ़ो। तो पढ़ लो, डाटा शेयरिंग की जो गूगल की पॉलिसीज हैं सारी, उसके बारे में भी अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, अच्छी बात है, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो बॉक्सेस हैं जो आपने चेक किए, और मैंने कंट्री ओवर पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरी साइड पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान एंड दोनों बॉक्सेस चेक किए मैंने, टर्म्स जो टर्म्स का था और डाटा शेयरिंग पॉलिसी जो थी, दोनों दोनों चेक करने के बाद ये नीचे आपके पास नेक्स्ट का बटन बना होगा, उसको ओके करना है आपने। ये एक्सेप्ट का ये बना हुआ है। ये आपके पास आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, और आई डू नॉट एक्सेप्ट। तो डू नॉट एक्सेप्ट करोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा, वो कहेगा वी आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग यू, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप नहीं करोगे। तो इसलिए एक्सेप्ट तो करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट के ऊपर हम लोग कर देंगे क्लिक। जैसे ही आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद एक नई विंडो सामने आ गई है, ये वाली। ठीक है, एक नई विंडो हमारे सामने आ गई है। तो यूएसए करेंगे, क्लाइंट की बेस पे हमने करना है, क्लाइंट की बेस पे। अल्मास उसमें जो गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और गूगल की जो डाटा शेयरिंग पॉलिसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है बस। ठीक है, वो आपने पढ़ भी ली तो आपने एग्री तो उसको करना ही करना है। वो हम लोग उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, उसके बगैर तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना ही उसमें ऐड हो पाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए वो आपको टर्म्स पढ़ा रहे हैं भाई। कल को आगे कोई हमें ये ना कहे जी डाटा पॉलिसी आपकी कुछ हो गया है हमारे खिलाफ। तो वो जब से आपको पता है ना जीडीपीआर वो आया है, जब से वो फेसबुक वाला इश्यू बना था, जब कांग्रेस ने बुलाया था कि भाई आपने लोगों का डाटा जो है वो सारा कलेक्ट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, जो इलेक्शन में आपकी बहुत बड़ी हेल्प है, जो जीता था ट्रम्प, इस तरह से मामला थे। तो तब से ये जो है ना पॉलिसीज, जो है डाटा पॉलिसी लाजमी ऐड करते हैं। क्लाइंट जहां का है ना, जहां की साइट वो जहां से बना रहा है, जिनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली। अब यूएसए के अगर किसी ने सेलेक्ट किया है ना, तो उसके में कल में कोई इशू आएगा कल को, या कल को उसने कुछ करना होगा तो एज पर यूएस लॉ होगा। ठीक है, तो वो ये चीज है। तो क्लाइंट जहां का है, हम उस हिसाब से सिर्फ वो डाटा प्रोटेक्शन वाला जो पॉलिसी है उसको वेरीफाई करेंगे। क्यों मैंने भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो मीन्स पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी उनकी थी वो उन्होंने मुझे दिखाई है। ठीक है, तो पाकिस्तान की कुछ और हो सकती है, यूएसए के लिए कुछ और हो सकती है, यूके के लिए कुछ और हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ और हो सकती है। तो हमने इसलिए वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आई है, इसमें कह रहा है कि माई ईमेल कम्युनिकेशंस। वो कह रहा है कि आप चाहते हैं कि हम आपको परफॉर्मेंस और सजेशंस भेजें, हम आपको फीचर अनाउंसमेंट भेजें, हम आपको फीडबैक एंड टेस्टिंग भेजें, हम आपको गूगल की तरफ से कोई ऑफर्स आ रही हैं तो वो भी भेजें। तो अगर आप गेट करना चाहते हैं तो ठीक है, जिसे को हाँ जी भेज दो। मैं सबको चेक करके ये सेव कर देता हूँ कि ठीक है, आप ईमेल्स वगैरह मुझे करते रहो, सजेशन देते रहो। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट विंडो आ गई। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप बताएं जी, पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। अब ये बताओ कि ट्रैक क्या करवाना है, आईओएस ऐप करवानी है ट्रैक, एंड्रॉयड ऐप करवानी है, या वेबसाइट करवानी है, क्या करवाना चाह रहे हो। अब आपसे वो ये पूछ रहा है आके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो वेबसाइट करवानी है, तो मैं वेबसाइट सेटअप की तरफ जाऊंगा। ठीक है, मैं वेबसाइट करवाना चाह रहा हूँ ना, मुझसे भी देखो जो मैंने स्टेप्स गुजरे हैं। पहले स्टेप में अकाउंट नाम पूछा है सिर्फ, सेकंड स्टेप में प्रॉपर्टी का नाम और टाइम जोन पूछा है, थर्ड स्टेप में उसने कैटेगरी पूछी है और किस लिए मैं आया हूँ, मैयर करवाना चाहता हूँ सब कुछ, क्या क्या मैयर करवाना चाहता हूँ, क्या क्या हेल्प लेना चाहता हूँ गूगल एनालिटिक्स से। और एक ऑप्शन था वहां पे बिजनेस साइज क्या है, बस वो करके मैंने ओके किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ओके किए हैं, तो मैं इस विंडो पे आ गई हूँ। मैंने कहीं पे वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, ना ही उन्होंने मुझसे पूछा है।
तो अब मैंने वेब बताना है उन्हें, वो कह रहा है कि किस किस चीज का डाटा कलेक्ट करना है, किस चीज पे इंस्टॉल करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स को। तो ना वो iOS ऐप है मेरे पास, ना मेरे पास एंड्रॉइड ऐप है, मेरे पास तो है वेब। तो मैं वेब के सामने ये सेटअप लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा। इसको मैं जूम भी कर देता हूँ। ये वेब के सामने ये सेटअप लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको करना है क्लिक। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा एक नया ऑप्शन ओपन हो गया है, स्लाइडर चला है, स्लाइड हुआ, ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने, जिसमें वो कह रहा है यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करो। अब मेरी वेबसाइट क्या है, किधर की मेरी वेबसाइट, ई रोजगार बैच 11, ये मेरी वेबसाइट है। ये हम क्लाइंट के अकाउंट से कर सकते हैं, अगर क्लाइंट से अकाउंट जीमेल पहले ले लें, जैसे गूगल सर्च कंसोल का बताया था कि क्लाइंट से अकाउंट अगर ले लोगे तो उसके अकाउंट पे कर सकते हो, बट उसके अकाउंट में वेरिफिकेशन का इश्यूज आ सकते हैं। वो आपको बोलेंगे जी वेरीफाई करें कि आपको नंबर दें, कोई ईमेल दें, आपको कोड सेंड होगा, तो अगर क्लाइंट आपके साथ अवेलेबल नहीं है तो आप डिले पे जा रहे होंगे। तो क्लाइंट के ईमेल से कर सकते हैं अगर आप पहले से ले लेते हो और उसमें लॉगिन भी हो जाते हो। अगर नहीं मिलता तो फिर आप अपने ईमेल पे करके भी उसको राइट्स बाद में यूजर राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल में किए थे। ठीक है जी। तो अब ये साइट का लिंक है, मैंने इस लिंक को पिक किया और मैं आ गया वापस अपने गूगल एनालिटिक्स पे, जहाँ पे मैंने वो वेब सेलेक्ट किया था। जैसे वेब सेलेक्ट किया था ये ऑप्शन मेरे पास आया था। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करें, और लिस्ट ने लिखा हुआ है कि वैलिड यूआरएल जो है ना वो www.mywebsite.com इस तरह का होगा, और साथ HTTP और इस साथ HTTPS, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। मेरा जो लिंक है ना, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरा लिंक है ये ई रोजगार बैच 11.000webhost.app.com। ठीक है। अब मैं अगर इसको साइड पे क्लिक करूंगा ना, ये कहेगा कि यूआरएल सही नहीं है, वैलिड नहीं है। देखो, वैलिड वेबसाइट यूआरएल इज रिक्वायर्ड, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, क्या इशू बना होगा, क्या इशू बना होगा? इशू इज दिस कि ये HTTPS पहले लिखा हुआ है, ये HTTPS में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो गूगल कह रहा है कि HTTP में साइट ओपन होती है या HTTPS में। HTTPS तब आता है जब SSL सर्टिफिकेट लगाया होता है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो लगाया होता है, जो साइट सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ये बाय करना पड़ता है, या कुछ होस्टिंग फ्री में देती हैं तो इसको अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादातर बाय करना पड़ता है, वरना सिंपल साइट HTTP में ओपन होती है। तो वो कहता है कि आप बता दो कि आपकी साइट सिंपल HTTP में ओपन होती है या HTTPS में ओपन होती है, अगर आपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो वो पहले बता दो। तो ये इस हिसाब से HTTPS में ओपन हो रही है, तो मैं यहाँ पहले HTTPS सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये सिलेक्ट हो गया है, तो अब इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे खत्म करना है। तो अब ये वैलिड यूआरएल है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। तो HTTP जो था HTTP में ओपन हो रही है, HTTP नॉर्मल है, हर साइट HTTP में ओपन होती है। HTTPS उन साइट्स पे होता है जिन्होंने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बाय करके अप्लाई किया होता है, ये सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हम देखेंगे साइट किस चीज पे ओपन हो रही है, वो पहले सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में बाकी पार्ट सिर्फ ऐड करना है। ठीक है। तो ऑलरेडी था, मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से, तो ये आपके सामने आ गया। अब वेबसाइट का स्ट्रीम नेम, कि जब इस वेबसाइट का जो नाम क्या है, तो ये भी जिस तरह प्रॉपर्टी नेम वगैरह मैंने रखा था, मैं इसका नाम भी सेम ही रख सकता हूँ कि मेरा जो स्ट्रीम नेम है इसका ई रोजगार बैच 11 है जी, नाम इसका। ये भी आपका इंटरनल है, सिर्फ रिपोर्टिंग चेक करने के लिए। जी आलिया, मैंने आपके पूछने से पहले बता दिया है HTTPS और HTTP में क्या फर्क है। HTTP जो है ना वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है, हर दुनिया की साइट में HTTP लगता ही लगता है। ठीक है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब WWW होता है, वैसे ही HTTP है। आप HTTP को या HTTPS को अवॉइड नहीं कर सकते, HTTP बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। HTTPS उनका होता है, सर्टिफिकेट बाय करके लगाया होता है, ये साइट सिक्योरिटी के लिए लोग यूज करते हैं कि साइट सिक्योर रहे। सिक्योरिटी के लिए साइट सिक्योर हो जाती है, आप जो ये हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी, उनसे बच जाती है। इसका ये फायदा होता है। हमने नहीं लगाई, लेकिन वो वार्ड स्पेस खुद दे रहा है ना, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया हुआ है SSL HTTPS, उन्होंने बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया हुआ है। हमने नहीं लगाया भाई, पहले से लगा हुआ है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और वार्ड स्पेस कह रहा हूँ, 000 वेब होस्ट वालों ने ही लगाया हुआ है। उन्होंने लगाया मैं दे दिया। अगर हम सिंपल साइट लेते तो जब तक हम लगाएंगे नहीं, हमारी साइट HTTP में ही ओपन होनी है।
तो क्लाइंट की साइट आपने देख लेनी है कि HTTP में ओपन हो रही है या HTTPS में हो रही है, तो वो सिलेक्ट करके बाकी पार्ट आगे कॉपी पेस्ट कर देना है। और HTTPS लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली HTTP होता है, HTTPS लगाना पड़ेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट बाय करना पड़ेगा, और वो साइट सिक्योरिटी के लिए होता है, उससे ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए साइट को। अच्छा, ये दिया, उसके बाद नाम दिया स्ट्रीम का, बस, और ये नीचे क्रिएट स्ट्रीम का बटन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। आगे समझ सबको? तो ये जो नीचे क्रिएट स्ट्रीम है ना, इसको आपने क्लिक कर देना है। इस स्टेप के ऊपर ये काम था। तो मैंने क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक किया। जैसे क्रिएट स्ट्रीम पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास नेक्स्ट विंडो, बस काम खत्म हो गया। नेक्स्ट विंडो आ गई जहां पे आप मुझे कोड देगा कि ये कोड लो और अपनी साइट पे जाके ऐड करो। तो एज कंपेयर टू दिस वन, गूगल सर्च कंसोल इजी था। यहाँ पे थोड़ा 3 4 5 स्टेप्स का प्रोसेस हुआ है, लेकिन सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। जो चीजें मांगता जा रहा है मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये आपका साइट, आपकी जो साइट है वो प्रॉपरली गूगल एनालिटिक्स में ऐड हो चुकी हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, भाई दिस साइट इज योर्स, ये भी बताओ, और साथ हमें परमिशन भी दो कि हम आपकी साइट को ट्रैक करना स्टार्ट कर लें। तो अब जिस तरह गूगल सर्च कंसोल ने बोला था वैसे ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये साइट का लिंक है, ये स्ट्रीम नेम है, ये आपका आईडी है, मेजरमेंट आईडी, ये हमारा आईडी है जिसको यूज करके गूगल एनालिटिक्स जो है ना हमारी साइट को देखेगा, हमारी साइट का डाटा ट्रैक करेगा। तो अभी वो क्या करना है, या तो हम इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कोड सिंपल जो है वो अप्लाई, जो बहुत सारे प्लगइन्स में यूज करवाता था, एक आधा प्लगइन यूज करवा के मैं अपना काम करवा दिया करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम जो है प्लगइन्स जो है अभी तक ज्यादातर अपडेट नहीं हुए। गूगल एनालिटिक्स अपडेट हो गया, लेकिन प्लगइन्स येट टू बी अपडेटेड। तो हम क्या करेंगे, ये कोड मैं नहीं ले रहा, आपने इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आना है, और ये आपके पास ऑप्शन आ रही है टैगिंग इंस्ट्रक्शंस की। टैगिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, शहबाज होस्टिंग डोमेन जहां से लेते हैं उन्हीं वो लोग SSL सर्टिफिकेट्स भी दे रहे होते हैं, उनसे खरीदना होता है, और चार्जेस वेरी करते हैं। कुछ होस्टिंग्स फ्री में भी दे देती हैं 1 साल के लिए, और पेड भी होते हैं, पेड वेरी करते हैं, डिपेंड करता है, डिफरेंट साइट्स के डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट प्राइसिंग्स है। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो नीचे टैगिंग ऑप्शन आ रहा है, टैगिंग इंस्ट्रक्शंस वाला, इसके अंदर आप आएंगे और इसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है ग्लोबल साइट टैग गूगल टैग मैनेजर। ये ग्लोबल साइट टैग जो है ना, मुझे ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे गौर से देख लें, ये जो एंड वाली स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन पे आके आपके पास टैगिंग इंस्ट्रक्शंस का जो ऑप्शन आ रहा है, टैगिंग इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन के नीचे ग्लोबल साइट टैग ये ऑप्शन आ रहा है, आपने करना है इसको क्लिक। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास कोड आ गया है, जिस किस्म का मेरे पास HTML टैग आया था ना, वो वाला जब गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई किया था, तो आपके पास वैसा एक कोड ओपन हो गया, लेकिन ये उससे बड़ा कोड है। इस कोड को करना है आपने कॉपी, अप्लाई अपनी वेबसाइट पे। ये आपका देखो उसने लिखा भी हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड ऑफ एवरी पेज यू वांट टू मेजर। इसी किस्म का कुछ टैग के बारे में लिखा हुआ था जब हमने गूगल सर्च कंसोल किया था। तो इस कोड को पिक करना है और आपने अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में ऐड करना है, तो गूगल को कंफर्म हो जाएगा कि साइट आपकी ही है, और प्लस गूगल को परमिशन मिल जाएगी कि गूगल नाउ ऑनवर्ड आपकी साइट का डाटा ट्रैक करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरे कोड को मैं करूंगा कॉपी, यहां से ये कॉपी, ये मेरा बस यहाँ पे काम खत्म ऑलमोस्ट हो रहा है। ये कोड कोड वहां जाकर अप्लाई करूंगा तो गूगल ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब से ऑनवर्ड जितनी भी ट्रैफिक है, जो कुछ भी हो रहा है मेरी साइट पे, वो गूगल ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं ये करूंगा कोड कॉपी यहाँ से। आप सिंपल वैसे भी कर सकते हो, ये या ये जो बटन, ये जो बना हुआ है 2 बॉक्सेस बने हुए, इस पर क्लिक करें तो भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपनी वेबसाइट पे वापस। की वेबसाइट है, वेबसाइट के लास्ट पे wp-admin, और वो लॉगिन वगैरह जो करना है आप वो कर लेंगे, और उसके बाद अब ये कोड अप्लाई करने की बारी आ गई है। तो मैं प्लगइन यूज नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि प्लगइन कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो मैं मैनुअल ही करके ये दिखाने लगा हूँ। लेकिन मैनुअल भी एक और प्लगइन से करने लगा हूँ, मतलब टिपिकल एनालिटिक्स का प्लगइन नहीं कर रहा, लेकिन एक और प्लगइन की हेल्प से हम लोग ये काम करेंगे। तो ये आपके पास ओपन हो गया है जी आपका डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे प्लगइन्स के अंदर, ये प्लगइन्स है, इसमें आप आके ऐड न्यू में आओगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है।
वो प्लगइन बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको वो करवाने लगा हूँ। प्लगइन्स में ऐड न्यू में ये सारा काम मैनुअल भी हो सकता है। जो मैंने कोड उठाया हुआ है ना, मेरे पास यहाँ कोडिंग भी है, मैं कोडिंग में जाके भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं कोड में नहीं जाना चाह रहा, मैं आप लोगों के लिए इजी रखना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से आप प्लगइन्स में आओगे, प्लगइन्स में आओगे ऐड न्यू में, और ऐड न्यू में आपने आके क्या करना है, ये जो सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आके आप प्लगइन सर्च करेंगे, हेडर एंड फुटर मैनेजर, ये लिख दें यहाँ पे आके, हेडर एंड फुटर मैनेजर। कामरान, अल्लाह ताला आपके फादर को सेहत दे यार, तंदुरुस्ती दे। बाप जो है वो बहुत आपका साया होता है एक, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद करे, जल्दी शिफा दे। आप यार अभी जो मिस हो गया, एक तो ये है कि वो ना, दुआएं हमारी आपके साथ है, जो मिस हो गया उसमें किसी की हेल्प ले लें, और जहाँ पे कोई इशू हुआ तो मुझे बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, प्लगइन्स में ऐड न्यू में आए, ऐड न्यू में हेडर एंड फुटर मैनेजर, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। हेडर एंड फुटर मैनेजर मैंने लिखा, तो ये नीचे अगर आप आए, स्क्रॉल डाउन करें, तो जो एग्जैक्टली इसका नाम है, वो नाम आपका है जी ये, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये असल में एग्जैक्ट नेम है इसका। और भी सारे काफी सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे जो यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आप वही वाला कर लें, ये हेडर फुटर कोड मैनेजर। मतलब प्लगइन्स ऐसे भी हैं जो गूगल एनालिटिक्स को वेरीफाई करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को भी वेरीफाई करते हैं। गूगल सर्च कंसोल हमने कर लिया यूज के थ्रू, लेकिन गूगल एनालिटिक्स जो है ना वो यूज के थ्रू नहीं होता। तो उसके लिए मुझे प्लग इन करना था, लेकिन मैं आगे भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि फिर मुझे कुछ और प्लगइन्स भी करने पड़ेंगे कुछ और कामों के लिए। लेकिन अगर ये प्लगइन मैं कर लूंगा ना, तो ये बहुत सारे कामों का काम बर्डन खत्म कर देगा, और ये एक ही प्लगइन मल्टीपल काम करेगा। तो जितने प्लगइन्स कम हो आपकी साइट पे, उतना ज्यादा बेहतर है, साइट पे लोड नहीं होता, साइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो इसलिए मल्टीपल काम इसके थ्रू हो सकते हैं, मैं इसलिए ये वाला प्लगइन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वरना गूगल एनालिटिक्स के सिंपल प्लगइन्स भी हैं, जहाँ पे जाके सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम हो जाया करेगा। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बेहतर है ज्यादा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू में आए, आपने ऊपर लिखा है हेडर फुटर मैनेजर, तो हेडर फुटर कोड मैनेजर एग्जैक्टली इसका नाम है। ये प्लगइन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करके आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। और आपने देखा होगा, ये देखें अब ये हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के बाद ये अब एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ये हेडर एंड फुटर जो कोड मैनेजर है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये मुझे ले आया इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, यहाँ से भी मैं उसकी सेटिंग निकाल सकता हूँ। जो हेडर फुटर प्लगइन मैनेजर हुआ है, ये आ रहा है हेडर एंड फुटर कोड मैनेजर, और इसके नीचे ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये अगर आप लेफ्ट साइड बार में देखें, तो लेफ्ट साइड बार में ये एसईओ यूज्ड के नीचे HFCM आ रहा है। ये हेडर फुटर कोड मैनेजर जो है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, HFCM, ठीक है, ये वो दिया हुआ है। तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ उसकी सेटिंग्स में, और ये जो प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल प्लगइन्स में खुद ही मुझे ले आया है। यहाँ पे भी मेरे पास कोड के नीचे वो जो प्लगइन का नाम है उसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। तो बेशक यहाँ से एंटर हो जाए, बेशक लेफ्ट साइड बार में ये जो आपके पास HFCM का ऑप्शन आ रहा है, इसके थ्रू आप इसमें ऐड हो जाए, इसमें एंटर हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी सेटिंग्स में चला जाता हूँ, जो इसकी मेन कन्फिग्रेशन है उस पर आ जाता हूँ। ये आपके पास ये विंडो आ गई है, जब आपने HFCM के ऊपर क्लिक किया है तो ये विंडो आई है, जिसमें वो कह रहा है कि फिलहाल कोई यहाँ पे स्निपेट वगैरह ऐड नहीं है, ऑल जीरो, एक्टिव जीरो, इनएक्टिव जीरो है, सब कुछ जीरो जीरो है। अब देखो, गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्या कह रहा है, ये कोड कॉपी करो, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इनटू योर हेड ऑफ एवरी पेज यू वांट टू मेजर, ठीक है। और अगर आपको याद हो, कल गूगल सर्च कंसोल भी यही कह रहा था कि कोड को कॉपी करो और पेस्ट करो आपने हेड सेक्शन में जाके, वो भी यही बात बोल रहा था, ठीक है। तो अब हेड सेक्शन जो है ना, इसको दोबारा मैं कॉपी कर रहा हूँ। हेड सेक्शन जो है ना वो साइट का, वो तो आपका मतलब मैनुअली भी उसमें जाया जा सकता है और उसमें जाके कोड ऐड किया जा सकता है। ये अपीयरेंस में थीम एडिटर के अंदर जाके मैं वो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको कोडिंग शो करवाऊं। तो ये जो प्लगइन है ना हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये करता क्या है, ये कहता है आप हमारे पास आओ, हमारे पास हेडर में कुछ चीज ऐड करनी है, फुटर में कुछ चीज ऐड करनी है, आप सिंपल आओ, उसका कोड दो, हमारे पास यहाँ पे ऐड करवाओ,
हम आपके बिहाफ पे उसको जाके बैक एंड पे हेडर के अंदर ऐड कर देंगे। तो आपका काम हम करेंगे, आप सिर्फ हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, एक स्निपेट क्रिएट करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्निपेट्स, ऐड न्यू स्निपेट, स्निपेट्स लिखा हुआ है, वो कहते हैं एक स्निपेट क्रिएट करो, उसमें जो कोड आपने ऐड करना है हेडर में वो पेस्ट करो और हमें इंस्ट्रक्ट करो और हम लोग उसको जाके ऐड कर देंगे। काम खत्म। ठीक है, बस खत्म होने लगा ये। तो ये समझ आ रहा है हेडर फुटर प्लगइन मैं क्यों कर रहा हूँ। असल में मैं नहीं भी करता, मेरे पास डायरेक्ट प्लगइन्स भी हैं गूगल एनालिटिक्स के, लेकिन नंबर ऑफ प्लगइन्स कम हो जाएंगे अगर हम लोग हेडर फुटर कोड मैनेजर यूज कर लेंगे। तो करना क्या है हम लोगों ने कि ये जो एनालिटिक्स में हमें कोड मिला था, ये जो एनालिटिक्स के अंदर जो कोड मिला है इसको करना है कॉपी। कॉपी करके इसने कहा हेड सेक्शन में ऐड हो, कॉपी करके मैं वापस आया, मैंने एक बार एक प्लग इंस्टॉल कर लेना है अपने वर्डप्रेस में जिसका नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसे यूज के नीचे वो उसका ऑप्शन आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया और उसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जी, ब्लॉक है इसके बाद बताता हूँ। ये ऊपर आ रहा है ऐड न्यू स्निपेट्स, यहाँ पे करेंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर कुछ ऑप्शन मांग रहा है। यहाँ वो कह रहा है स्निपेट नेम, कि क्या करने आए हो। असल में ये प्लगइन क्या करता है कि आपके कोड को आपके बिहाफ पे आपके हेडर में ऐड करेगा या फुटर में ऐड करेगा। फुटर भी बॉटम सेक्शन होता है, वो आपको नहीं पता, आप हेडर की बात ही कर लें। तो यहाँ पे स्निपेट का नाम लिखूंगा, मैं कहूंगा जी ये गूगल एनालिटिक्स है, मुझे पता लगता रहे कि ये कोड जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो कौन सा है, तो मैंने रख दिया गूगल एनालिटिक्स, ये मेरे लिए इंटरनल यूज के लिए है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साइट डिस्प्ले, ये साइट वाइड है या कुछ स्पेसिफिक पेज पोस्ट है। मैं कहता हूँ पूरी साइट के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो साइट वाइड है। नीचे सिर्फ ये लिखा हुआ है किस लोकेशन में जाए, तो हेडर लिखा हुआ है। तो असल में नाम के अलावा मुझे यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, मैंने सिर्फ ये नीचे स्निपेट कोड जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आके वो गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट करना है जो मैंने गूगल एनालिटिक्स से कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट करने के बाद मैंने सेव कर देना है। इतना काम मैंने करना था यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जरा। तो मैंने क्या किया, हेडर फोटो प्लगइन मैनेजर में आया, ऐड न्यू में आया, ऐड न्यू में आके मैंने नाम दिया है, मुझे पता लगता रहे कि मैंने इसके अंदर कौन सा कोड रखा हुआ है, तो गूगल एनालिटिक्स मैंने नाम दे दिया। बाकी साइट वाइड जी मुझे पूरी साइट पे चाहिए, लोकेशन हेडर के अंदर ये कोड ऑटोमेटिक चला जाए, सब कुछ सही है, एक्टिव हो, सब कुछ सही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ कोड पेस्ट करना है, कोड पेस्ट करके अपडेट करना है, एंड दैट इज इट। अब अगर आप वापस अपने हेडर फुटर प्लगइन मैनेजर पे जाओ तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोड कैसा ऐड हुआ होगा। ये ऐसे ये कोड ऐड हुआ आएगा। नंबर वन, आईडी नंबर वन, स्टेटस इसका ऑन है, नाम इसका गूगल एनालिटिक्स है, और हेडर सेक्शन के अंदर ये कोड जा रहा है, और ये सब कुछ उसने बता दिया। तो मुझे इससे सिर्फ पता लगेगा कि ये गूगल एनालिटिक्स का कोड मैंने यहाँ रखा हुआ है। और कभी ऐसा हो कि मुझे गूगल एनालिटिक्स का कोड ऑफ करना हो, मुझे साइट पे ना चाहिए हो, तो मैं यहाँ पे ऑन की जगह ऑफ कर दूंगा। और कोई और कोड ऐड करना हो, जैसे गूगल सर्च कंसोल का कल हमने किया था, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो काफी सारे आपको चीजों में हेल्प आउट करेगा ये हेडर फुटर मैनेजर, इसलिए मैंने इसको आज इंस्टॉल कर लिया और अपने पास रख लिया। वरना प्लगइन्स और भी ज्यादा सिंपल सिंपल भी थे जिसको यूज किया जा सकता था। बहरहाल ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्लगइन है। ठीक है, मैं हर दफा कहता हूँ कि आप लोग याद रखा करें। समझ आ गई जी? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अगर हो गया ये तो गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो गया। यहाँ तक मुझे बताएं, ये जो गूगल गूगल एनालिटिक्स की साइड थी वो भी हमने कर ली, कोड वहां से ले लिया। यहाँ पे आके जो गूगल सर्च वर्डप्रेस के अंदर जो मैंने हेडर फुटर कोड मैनेजर इंस्टॉल किया है और उसके अंदर एक स्निपेट क्रिएट किया है, एक कोड पेस्ट किया है जो बना के उसका स्निपेट, वो समझ आया है कि नहीं आया? अगर आ गया है तो बस यही था काम। तो ये जो है ना स्निपेट जी जिसमें आपने ये कोड ऐड किया है, ये आपके बिहाफ पे वेबसाइट के बैक एंड हेडर पे जाके इस कोड को पेस्ट कर देगा। आपने सिर्फ यहाँ बॉक्स में पेस्ट किया है, आगे ये जाने इसका काम जाने। क्लियर हो गया? और इसी तरह से अगर आप गूगल सर्च कंसोल जो है ना वो वेरीफाई ना करते यूज से, तो वो भी इस तरह हो सकता था, ऐड न्यू स्निपेट करके उसका कोड लिखें, नाम उसका लिख देते गूगल सर्च कंसोल, तो वो भी यहीं से वेरीफाई हो जाना था। तो आपको यूज की भी हेल्प की जरूरत नहीं होनी थी। लेकिन यूज इसलिए यूज किया कि यूज तो ऑलरेडी हमने किया तो वही है, तो चलो सर्च कंसोल वहीं से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिहाफ पे हेडर के अंदर इस कोड को मूव करेगा। जी जी, बताता हूँ बताता हूँ। प्लगइन में क्या इशू आ रहा है, शहबाज को स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर दीजिएगा।
और हमेशा अगर ना करने दो तो मैनुअली भी ये कोड इंसर्ट किया जा सकता है। वो एक स्टेज आएगी कि जब मैं आपको वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप जरा इन चीज़ों पे ग्रिप कर लें, फिर एक स्टेज आएगी, तब वो फर्दर मैं उसमें कोड कैसे ओपन करना है और उस कोड में कैसे कहाँ पे पेस्ट करना है कोड, वो भी बताऊंगा आपको। ये वन टाइम है। साइट वाइड कर दिया ना मैंने, तो उसने कहा था हर पेज पे जाके पेस्ट करो जिसको ट्रैक करना है, मैंने साइट वाइड कर दिया तो पूरी साइट के ऊपर इकट्ठा ऐड हो गया। जी, ट्रैफिक का डाटा आज से ऑनवर्ड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा ये। अहमद बताता हूँ यार। चलें, गुड हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब आप क्या करें, मैं पहले आपको वो बता ही दूं यार, वो भी अहमद कह रहे हैं कि वो बताएं कि वो कल मैं कह रहा था कि कहीं और से कहाँ से ब्लॉक होगी। ये देखें जी, ये आपकी मेन वर्डप्रेस की सेटिंग है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको साथ। ये वर्डप्रेस की लेफ्ट साइड पे मेन सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी आ रहा है। यहाँ पे हमने परमालिंक्स को सेट किया था, याद होगा आपको। इसी सेटिंग में ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है रीडिंग का, आपने इसको ओपन कर लेना है। जी, गूगल सर्च कंसोल भी साइट वाइड है, ठीक है। तो हेडर फुटर जो किधर गया, सेटिंग जो है, सेटिंग के अंदर जहां परमालिंक आया था 6 नंबर पे, वहीं पे 3rd नंबर पे जर्नल, राइटिंग और रीडिंग का ऑप्शन आ रहा है। आपने रीडिंग के ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। मैंने ये न्यू टैब में ओपन कर दिया रीडिंग। ये रीडिंग आपके पास आ गया। इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करें बिल्कुल बॉटम पे, और यहां पे ये जो चीज आ रही है, ये अक्सर आपका चेक हुआ होता है। ये मैं सेकंड बता रहा हूँ कहां से साइट ब्लॉक हो सकती है। आपने रिपोर्ट्स भी ठीक कर दिए, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, आपने रोबोट्स को में से कोई किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपने मेक श्योर कर लिया, हर चीज ओके, मेक श्योर कर ली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, बट स्टिल साइट जो है ना वो इंडेक्स नहीं हो रही गूगल में। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में रीडिंग में आके ये डिस्करेज सर्च इंजन का फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट जो है ना, ये एक बॉक्स है जो अक्सर चेक हुआ मिलेगा आपको, आपने इसको अनचेक कर देना है एंड सेव कर देना है। ये वो सेकंड प्लेस है जहां से साइट ब्लॉक हुई हो सकती है, ठीक है। तो एक रोबोट्स, रोबोट्स में से भी चेक करना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर आपकी सेटिंग, मेन वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स, रीडिंग, और रीडिंग के अंदर सर्च इंजन विजिबिलिटी में डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट का जो ऑप्शन है, ये चेक हुआ आ रहा होता है, आपने इसको अनचेक करना है और सेव कर देना है। तो ये वो दूसरा प्लेस है जो मैं कह रहा था जहां से साइट ब्लॉक हो सकती है। नहीं हसनैन, जिस दिन आप गूगल एनालिटिक्स करोगे सेटअप, जिस दिन आप गूगल सर्च कंसोल सेटअप करोगे, उससे ऑनवर्ड का जो डाटा होगा वो आपका वहां पे शो होगा, उससे पहले वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया जी, जो सेकंड प्लेस है जहां से ब्लॉक होती है। तो एक रोबोट्स हो गया, रोबोट्स के साथ साथ सेटिंग, रीडिंग, रीडिंग में ये डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट जो है ना, इस बॉक्स को अनचेक होना चाहिए। अलमास यार, बस कोई बात नहीं। फ्रीलांसिंग में देखो, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपवर्क की, प्रपोजल भी कर देता हूँ अगर कहते हो तो वो तो डिस्कस में छोड़ूंगा नहीं, वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो इस चीज को, एक एक टूल था इसको वेरीफाई करना था, इसको ओके करना था, ठीक है जी। तो ये आपका हेडर फुटर मैनेजर हो गया, ये मैंने आपको ब्लॉक करने वाला जो था वो बता दिया। अब अगर ये जो आपकी जो जहां से कोड आपका आया था आपके एनालिटिक्स पे, अगर आपने टेस्ट करना हो कि आपका गूगल एनालिटिक्स जो है वो प्रॉपरली वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया, तो उसके लिए क्या करना है आपने, कि आपके पास यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, जो बैक पे आ गया। यहाँ पे आपके पास ना इधर एक ऑप्शन आ रहा है, ये रियल टाइम का, ये क्लॉक बना हुआ नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड बार पे क्लॉक बना हुआ नजर आ रहा है ये। जी अहमद, अगर ये हो गया है उसके बाद फौरी तौर पे ना भी आए, तो जैसे ही गूगल दोबारा उसको फेच करेगा आफ्टर फ्यू आवर्स, अप टू 24 आवर्स, अप टू 72 आवर्स भी लग सकते हैं, आपका उस सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ब्लॉकेज का कोई इशू रहा नहीं। वो इस साइड पे क्यों सोच रहे हो, जितने लोग भी हैं, ये जो ट्रिपल जीरो वेब होस्ट की साइट है, इस पे आप लोगों का कंट्रोल एक लिमिट तक है। ये लर्निंग पर्पस के लिए, आप लोग क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल साइट्स के ऊपर कैसे ये चीज इंप्लीमेंट होनी है। आप फिर भूल जाते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो साइट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये लर्निंग के लिए है। इसके अंदर 100 प्रॉब्लम्स हैं,
कभी प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता, कभी साइट ओपन नहीं होगी, कभी साइट आपका लॉगिन पेज ही गायब कर देगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें बड़ी सारी आएंगी। अब किसी का सक्सेस शो हो रहा है, किसी का कांट फैच शो हो रहा है, आप खुद ही सोच लो कि सबकी एक चीज नहीं शो हो रही है। ऐसे लोग भी हैं जिनका सक्सेस शो हो रहा है, ऐसे लोग भी हैं जिनका कांट फैच शो हो रहा है। तो उसमें कंफ्यूज ना करें अपने आप को। जी बिल्कुल हसनैन, हम लोग हेडर फुटर प्लगइन जो किया है हमने, इसको गूगल सर्च कंसोल को भी वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हेडर में पेड वो जो कोड है वो जाना था ना। अच्छा, अब अगर वेरीफाई करना हो गूगल एनालिटिक्स हो गया या नहीं हो गया, देखिए रमशा कह रही है उनका सक्सेस शो हुआ था, हो सकता है हमारा भी अभी सक्सेस हो चुका हो, ये एक दो दिन में हो जाए। तो ये लर्निंग के लिए साइट है, इसलिए प्रोसेस को समझें। कोई छोटी मोटी अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कंफ्यूज ना हो। जी। अच्छा, अब देखें इसको वेरीफाई करना कैसे करना है। मैं इसको क्रॉस किया, ये जो क्लॉक का ऑप्शन बना हुआ है लेफ्ट टॉप के ऊपर, इस पे क्लिक करें। ये रियल टाइम ट्रैफिक को शो करता है। इस पे क्लिक करो। ये यहां पे आपके पास ये शो कर रहा है 0 यूजर्स इन लास्ट 30 डेज, 0 यूजर्स पर मिनट, ये शो लिखा हुआ आ रहा है जब मैंने इस क्लॉक वाले पे ना क्लिक किया। हेडर फुटर में शिपमेंट में किसका नाम लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ शहबाज स्निपेट नेम जो आ रहा है ना टॉप पे, उधर आपने नाम लिखना है कि आपने इसके अंदर कौन सा कोड ऐड किया है। गूगल सर्च कंसोल कर रहे हो, गूगल एनालिटिक्स का कर रहे हो, और नीचे बिल्कुल बॉटम पे जो बॉक्स बना है वहां कोड पेस्ट करके सेव कर देना है। बाकी जो ऑप्शन आ रही हैं उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसको डिफॉल्ट रहने दें। ठीक है, तो आपका विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ टाइम के बाद आप देखोगे रियल टाइम ट्रैफिक पे यहाँ पे यूजर ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा अगर इसने कहा यूजर ट्रैक कर लिया तो वो आपकी गारंटी हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी कि भाई मैंने जो काम किया है ना, उसकी वजह से जो लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो ट्रैक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपने साइट ओपन की हुई है कि एक आधे टाइम में, और वो यहाँ पे ट्रैक हो जाता है, वहां पे 1 यूजर लिखा हुआ कुछ इस तरह का आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आपका जो डाटा है वो ट्रैक होना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इस पेज को ओपन रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। वरना जो प्रोसेस मैंने करवाया है वो कर लिया है तो दैट इज गुड, आपका काम हो गया। ये सिर्फ आपकी एक छोटी के लिए, मतलब इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। वरना जो मैंने किया है मुझे श्योर है कि हमारा काम हो चुका हुआ है। क्लियर है जी? ये आपका काम खत्म हो गया, ये आपका गूगल एनालिटिक्स था। तो देखो अभी कितना टाइम बच गया फ्रीलांसिंग के लिए, पूरे 15 मिनट पड़े हुए हैं। ये आपका गूगल एनालिटिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हम फ्रीलांसिंग पे आते हैं। कैंसिल कैंसिल, अब मैं इसको खत्म करने बंद करने लगा हूँ, या मंडे को दोबारा देखेंगे। और अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग पे। आप लोगों के भी क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ सकते हो। और मैं आपको जो एक चीज बतानी है जो मैं ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ, जो अक्सर लोग गलती कर रहे हैं, मतलब एक तो अकाउंट बना लो उसका फाइवर का, फिर मैं उसको भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया करूंगा। अभी हम लोग फाइवर की बात कर लें। फाइवर में एक प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की, मैं अक्सर लोगों का देख रहा हूँ, हालांकि मैंने वीडियो में इस चीज को बड़ा क्लियर बोला है, लेकिन फिर भी ये गलती कर रहे हैं अक्सर लोग। वो गलती कैसे कर रहे हैं? अच्छा, इसके राइट्स कैसे ट्रांसफर करेंगे? गुड क्वेश्चन। देखें, ये डिलीट खुद करा रहे हैं, ये गूगल एनालिटिक्स है, इसके राइट्स कैसे ट्रांसफर करने हैं। ये लेफ्ट साइड बार जो इसकी है ना, इसमें बिल्कुल बॉटम पे आए, ये एडमिन का ऑप्शन आ रहा है। लेफ्ट साइड बार में बिल्कुल बॉटम पे ये एडमिन का ऑप्शन आ रहा है। इस एडमिन के ऑप्शन पे करेंगे आप क्लिक। जैसी एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, जी अहमद ये लिंक कॉपी करके रख लें, आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो, या गूगल एनालिटिक्स में सिंपल भी आएंगे तो आप आगे देख सकते हैं। तो मैंने जैसे एडमिन पे क्लिक किया, मेरे पास ये एक विंडो आ गई है जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट का नाम, ये प्रॉपर्टी का नाम, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि अकाउंट यूजर मैनेजमेंट। अब मैंने अगर इस अकाउंट को, इस एनालिटिक्स को अपने यूजर, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो ये अकाउंट नेम जो आ रहा है ना, ये रोजगार बैच 11, इसके नीचे ये अकाउंट यूजर मैनेजमेंट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस बना हुआ है,
ये भी मैं ऐड हूँ, और साथ में जो जो कुछ कर सकता हूँ बता रहे हैं परमिशंस मेरी। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ऐड यूजर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे उस पर्सन का ईमेल दूंगा, और जूम आउट कर लेता हूँ, ईमेल दूंगा। ईमेल दे के नीचे ये जो उसकी परमिशंस को, राइट्स को सिलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि वो एडमन है, वो बंदा ऑनर है, तो उसको हमने सारे राइट्स देने हैं। चारों राइट्स पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे मतलब उसका ईमेल लिख के चारों राइट्स क्लिक करके आप उसको ऐड पे क्लिक कर देंगे, वो पर्सन ऐड हो जाएगा। उसको ये आपने ये भी चेक किया हुआ, नोटिफाई न्यू यूजर्स बाय ईमेल, तो उसको ईमेल भी चली जाएगी। तो फिर क्या होगा कि वो अपने ईमेल के अंदर इस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को देखना स्टार्ट कर सकता है। तो ये राइट ट्रांसफर करने का मेथड है क्लाइंट को अगर आपने राइट्स देने हो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, वही लेफ्ट साइड बार से ही ऑप्शन निकल के आए हैं सारे। ठीक है, तो ये राइट ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। अब मैं आ रहा हूँ फाइवर पे, जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं। पहली गलती ये हो रही है, मैंने आप लोगों को बोला था कि वो वाला कीवर्ड लो। एक अक्सर लोग तो कीवर्ड ले ही नहीं रहे, अपने गिग बनाते हुए कोई माइंड में कंसिडर ही नहीं कर रहे कि कौन सा कीवर्ड लेना है। तो मैंने बोला था कि कीवर्ड जो लेना है आपने ना, वो कीवर्ड लेना है आपने, कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ सोच के कोई कीवर्ड लेके चलना है। और वो कीवर्ड लेना है जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें नंबर ऑफ गिग्स, नंबर ऑफ सर्विसेज कम है। आपने वो कीवर्ड लेना है और फिर उसको अपने अपने आर्टिकल में, सॉरी अपने गिग में प्रॉपरली आपने उसको यूटिलाइज करना है। अब मीन्स के यहाँ पे अक्सर लोग कह रहे हैं जी एसईओ कंटेंट राइटर, ये बड़ा वर्ड यूज किया हुआ है। तो अगर इस पे देखिए 37,276 गिग्स हैं, इतनी ज्यादा गिग्स, इतनी ज्यादा सर्विसेज, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा कीवर्ड तो मैं शायद मुश्किल ही लूंगा, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसकी बजाय मैं अगर कहता हूं एसईओ कंटेंट राइटर था ये, मैं एसईओ ब्लॉग राइटर की बात कर लेता हूं। चलो स्पेसिफिक हो जाएगा, कंटेंट में तो हर तरह का कंटेंट आ जाता है। इसमें भी 31,511 जो है ना टोटल गिग्स बन रही हैं। मैं कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड ट्राई करता हूँ। ये देखिए ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड 19,290, चलो 35-36 हजार, 30,000 से तो नीचे आया। अब मैं और ट्राई करता हूँ कि यार और भी अगर इससे मुझे कोई कीवर्ड ऐसा मिल जाए जो इससे कम, लेस कंपेटिटिव हो। तो ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एसईओ ब्लॉग, एक सेकंड, एसईओ नहीं सही लगा साथ, एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। ओह 73,000 सर्विसेज निकाल देते हैं। एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटिंग 27,767, राइटिंग में बहुत ही कंपटीशन हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे हो सकता है एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, तो मुझे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब इसमें 13,692 है, तो वो 30, 27 सबसे कम है। तो खैर मैं इससे भी नीचे जा सकता हूँ, 4-5 हजार वाली, 2-3 हजार वाले कोई ऐसे ऑप्शन निकल के सामने आ जाए, ऐसा कीवर्ड निकल के सामने आ जाए जहां पे सिर्फ 2,000, 3,000 कम से कम गिग्स लिस्ट हुई हो, ये गिग्स, नंबर ऑफ गिग्स कम से कम हो। तो अभी तक मैंने जो 5-6 कीवर्ड सर्च किए हैं, सबसे कम वाला मुझे यही मिला है, 13,000 वाला। बाकी सारा वो कोई 19,000 मिनिमम था, बाकी 27,000, 30,000, 31, 36, 73,000, इस तरह की गिग्स आ रही थी। तो मैंने ये बोला था कि आपने वो कीवर्ड लेना है जिसके ऊपर नंबर ऑफ गिग्स कम से कम है। ये भी ज्यादा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मेरी वीडियो पे दोबारा देख लेना। तो ये कीवर्ड जो है एसईओ ब्लॉग कंटेंट, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, इसके ऊपर 13,692 सर्विसेज हैं जो एज कम्पेयर टू अदर्स कम है। अभी भी ज्यादा है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ। ये एक चीज देखनी है। अब उसके बाद देखना है कि जो इसके ऊपर गिग्स बनी हुई है, जो सर्विसेज बनी हुई है, क्या वो सेल हो रही हैं। तो आपने वो देखना है, उन पे सेल ठीक है, सेल वॉल्यूम ठीक है, वहां पे लोगों की चीजें सेल हो रही हैं। 654 सेल्स हैं इसकी पर्सन की, 111 वाले भी हैं, 38, 14, 18, 89, 240, और उसके बाद 74, 179, तो ठीक है 140, मतलब सही है, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेल हो रही है। जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अली रजा, इसी तरह से ये मैं तो सिर्फ राइटिंग एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपके पास इतनी स्किल्स हो चुकी हैं, कीवर्ड रिसर्च को देख लेना। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस कीवर्ड के लिए फिर अपना ब्लॉग ऑप्टिमाइज करना है कि सेल्स भी ठीक है, और आपकी नंबर ऑफ जो गिग्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जितना अच्छे से अच्छा कीवर्ड निकाल के ले आएंगे जिसकी कम से कम जो गिग्स होंगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी सेल्स होंगी, वो बेस्ट कीवर्ड होगा। अब इस कीवर्ड को जब लेके चलना है ना, तो मैंने कहा था इस कीवर्ड के लिए अपनी अपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है। आप लोग क्या कर रहे हैं कि कीवर्ड कुछ लोग ले ही नहीं रहे, जो ले रहे हैं उसको यूज ही नहीं कर रहे। अब इस कीवर्ड को मैंने जब यूज करवाना है ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली है, मैंने वो ये चीज बोली है
कि अभी मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिर्फ शो करवाना है कि कौन कौन सी सेक्शन है। ये जो टाइटल है ना, टाइटल, इस टाइटल के अंदर ये कीवर्ड आना चाहिए। मतलब ये कीवर्ड जो मैं भी सोच रहा हूँ, जो कीवर्ड मैंने दिया है वो कीवर्ड था एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। तो एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज यहाँ आना चाहिए। आप कुछ इस तरह लिखोगे, आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। और आगे कह सकते हो विद इन 10 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 16 आवर्स, कोई इस तरह का। या आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज टू हेल्प यू रैंक बेटर ऑन गूगल, टू हेल्प यू रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, ठीक है। इस तरह की बातें जो अगले बंदे के माइंड में होती हैं, जो बंदा एसईओ ब्लॉग राइटिंग का वर्ड सर्च कर रहा है ना, एसईओ का वर्ड यूज कर रहा है, उसको पता है कि एसईओ क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी अगली बात को पहले वहां पे बता दो। तो टाइटल के अंदर आपने ये कीवर्ड एज इट इज यूज करना है, एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। तो मैं आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज दैट विल हेल्प यू रैंक बेटर, दैट विल हेल्प यू रैंक ऑन टॉप ऑफ गूगल, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 16 आवर्स, विद इन 10 आवर्स। कुछ इस तरह की बातें जो है ना आप करोगे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को वो चीज नजर आए कि भाई हाँ, मैं तो यही तो चाहता हूँ अपने कंटेंट लिखवाने के बाद, तो ये वही तो बात कर रहा है। तो वो आपके पास आए और आपको आके आपसे सर्विसेज लें। तो ये कीवर्ड आपका जो है वो आपके टाइटल में होना चाहिए था, जो अक्सर लोग नहीं कर रहे। अच्छा, टाइटल में कर लिया है तो फिर क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन आपके नीचे आ रही है, ये वाली अबाउट द गिग सेक्शन जो है, यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे 3 बार आपने वो कीवर्ड यूज करना है। 3 टाइम्स आपका सेम कीवर्ड यूज हो सकता है। एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज जो मैं कह रहा हूँ, उसको ये फर्स्ट लाइन के अंदर एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज को फिट करो, फिर आप सेकंड थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन कहीं पे भी जहाँ एडजस्ट होता है एडजस्ट करो। 3 बार आपने उस कीवर्ड को एडजस्ट करना है, आपने 3 बार उसको एडजस्ट करना है। वो मैंने अक्सर को देखा है जिन्होंने एडजस्ट नहीं किया हुआ, किसी ने किया भी हो तो एक बार कर दिए। राबिया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, इसी के अंदर भी मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ निकाल ही लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट मेन दे रहा हूँ सिर्फ उसको सपोज करवा रहा हूँ कि मैंने वो ले लिया, मैंने वरना लेना नहीं था 13,000 वाला, मेरी कोशिश होगी और कम में हूँ। लेकिन नो डाउट कि आर्टिकल राइटिंग जो है वो एक ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट है, लेकिन मैं एग्जांपल शो करवा रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी आप दूसरी कीवर्ड रिसर्च पे, अभी कंटेंट मेटाज वगैरह का मैंने काम करवाया था उस पे, और बाकी डिफरेंट चीजों पे भी आप सेम अप्लाई करोगे, ट्रांसक्रिप्शन पे कर लो, डिफरेंट चीजों पे। तो इस डिस्क्रिप्शन में 3 बार आपका कीवर्ड आना चाहिए सेम। उसके बाद ये आपके जो पैकेजेस हैं, ये जो पैकेजेस बने हुए हैं, इन पैकेजेस के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है, ये पैकेज के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है, ये पैकेजेस के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन लिमिटेड सी है, बट आप लोगों ने जैसे भी हो जैसे तैसे करके इन तीनों डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कीवर्ड एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करना है उसको नेचुरल वे से, ठीक है। अब आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज अप टू 400 वर्ड्स, अगर जिस तरह इसने लिखा हुआ है, अगर इसकी मैं बात करूं तो कोई नेचुरल नहीं लग रहा, गलत लिख किया मैंने। आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज अप टू 800 वर्ड्स एंड 3 फोकस कीवर्ड्स, इस तरह कुछ करके। तो जो भी है उसको आपने इन पैकेजेस के अंदर भी एडजस्ट करना है। तो 3 बार अगर आपकी पैकेजेस के डिस्क्रिप्शन में वो आ रहा है वर्ड, उसके बाद 3 बार आपकी वो ये बायो जो आपकी डिस्क्रिप्शन है अबाउट द गिग उसमें आ रहा है, एक बार वो आपके टाइटल में आ रहा है। उसके बाद आपने उसको, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो ये जो आपके टैग्स आ रहे होते हैं दूसरे लोगों के, जिस तरह इसके ये टैग्स नजर आ रहे हैं जो फीडबैक के नीचे शो हो रहे हैं, यहाँ पे टैग्स के अंदर आप उसको तोड़ के यूज कर सकते हैं। अगर वो छोटा कीवर्ड होता तो वैसे भी यूज कर लेते। तो एसईओ कंटेंट या एसईओ ब्लॉग, ठीक है, एसईओ राइटिंग, एसईओ राइटिंग सर्विसेज, इस तरह के कीवर्ड आप इसमें लेके आ सकते हैं। प्लस आप अपने कंपेटिटर्स के जो अच्छे रैंक पे हैं, जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं, उनके टैग्स को भी देखते हो, ठीक है। तो टैग्स के अंदर भी लेके आना है। ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी आपको अच्छा रैंक होने में। तो इन चीजों को आपने अडॉप्ट करना है, ये अक्सर लोग अडॉप्ट इस टाइम नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की थी, अब वो बात, हाँ, एक और बात जो आपको बतानी है। अब अगर आप देखें, मैंने ये कीवर्ड लिया है एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, मैं ये कीवर्ड लेके चल रहा हूं। इस कीवर्ड के अंदर कम से कम 4 कीवर्ड हैं, अगर आप सोचो तो, जो लॉन्ग, जो बहुत कंपेटिटिव थे। मींस ये एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज है ना, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। ये देखना जरा, इसमें अगर आप सिर्फ राइटिंग सर्विसेज की बात करो तो क्या ये कीवर्ड नहीं है? राइटिंग सर्विसेज के ऊपर 1809 सर्चेज है, मतलब गिग्स वगैरह है बनी हुई है जो सिर्फ राइटिंग सर्विसेज पे है। ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, क्या ये कीवर्ड नहीं है? 23,491 इस पे सर्चेज है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग राइटिंग अकेला अगर आप ट्राई करो,
21,554 इसके ऊपर है। उसके बाद आप इसमें कितने हो गए, 3-4 तो हो भी गए हैं। अच्छा, एसईओ ब्लॉग राइटिंग 31,518, ठीक है। एसईओ राइटिंग, ये तो वो थे जो एग्जैक्ट थे, बाकी तोड़ के अगर यूज करना शुरू करता हूँ तो वही कितने हैं, एसईओ राइटिंग सर्विसेज 16,021। तो 4 से 5 कीवर्ड आपके हैं सिर्फ इस एक बड़े वाले कीवर्ड के अंदर। तो हमारा इसमें अल्टीमेट गोल क्या है कि ये जो कीवर्ड है ना, एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, हम इसके लिए जल्दी रैंक हो जाएं, इसके लिए हम लोग जल्दी रैंक हो जाएं। और इसके अंदर जो कीवर्ड हमने छुपाए हुए हैं, जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यूज हो गए हैं, जो एसईओ ब्लॉग राइटिंग खुद से यूज हो गया है, एसईओ ब्लॉग भी यूज हो गया है, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज भी यूज हो गया है, एसईओ राइटिंग सर्विसेज भी यूज हो गया है, तो उसका तो बेनिफिट हमें मिलना ही मिलना है इन लॉन्ग रन, हम उसके लिए भी रैंक होने की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो हमने एक ऐसा कीवर्ड ले लिया जिसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स थे, और हमने उसके लिए अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर दिया। तो जो उसमें लॉन्ग टेल जो बड़ा कीवर्ड था, जो इजी था, जहां पे गिग्स कम थी, वहां जल्दी रैंक हो जाएंगे। जब वहां सेल्स होना स्टार्ट होंगी, वहां पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, फीडबैक्स आएंगे, तो अल्टीमेटली जो छोटे अंदर कीवर्ड सेव हुए हैं, एसईओ ब्लॉग राइटिंग या एसईओ राइटिंग सर्विसेज या ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, ये इसके लिए भी हम लोग फिर रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब फीडबैक्स भी हैं, हमारे पास रिव्यूज हैं, सब कुछ हमारे पास आ रहा है, और गिग हमारी पहले से ऑप्टिमाइज है उनके लिए। क्योंकि जब ये इस पूरे कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करोगे, तो ये अंदर वाला कीवर्ड तो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये एक टेक्निक होती है करने की। फिर टैग्स है, तो टैग्स के अंदर आप लोग एसईओ ब्लॉग राइटिंग, मतलब ये आपके ब्लॉग राइटिंग, आपकी एसईओ राइटिंग, आपकी ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग, इस तरह के, और प्लस जो आपके कंपेटिटर्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी आ रही हैं, उनके आपने टैग्स देखने हैं। जिन कंपेटिटर्स की सेल्स अच्छी आ रही हैं, जिस तरह किसी की अगर 500 सेल्स हैं, 600 सेल्स हैं, अच्छे रैंक पे, उनको ओपन करना है, उनके टैग्स को चेक करना है। उनके टैग्स कहाँ चेक होते हैं, उनके टैग्स बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते जाओ, तो उनके जो ये जो फीडबैक होते हैं, इस फीडबैक के बिल्कुल बॉटम के ऊपर यहाँ पे उनके टैग्स नजर आ रहे होते हैं। तो 3-4 अच्छी सेल वाले लोगों को ओपन करें, उनके गिग्स को ओपन करें, और देखें किस तरह के टैग्स ज्यादा कॉमन यूज हो रहे हैं, और उन टैग्स को एडजस्ट करें। मीन्स आपको नजर आता है कि कंटेंट राइटर्स जो हैं, या कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग पोस्ट जो है, वो सबने यूज किया हुआ है, तो आप इस टैग को यूज कर लें। और कुछ फिर आप अपने कीवर्ड के रिलेटेड टैग यूज करेंगे। तो 5 टैग्स अलाउड है, आप इस तरह से 5 टैग यूज करोगे। जब ये सब कुछ करोगे, तो फिर आपकी चीजें जरा डिफरेंट वे से आएंगी। समझ आ गई? अच्छा, अब उसके बाद अक्सर लोग आप में से कहते हैं जी, इंप्रेशन बड़े आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे। इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे। ये आपके पास ये ओपन हुआ हुआ क्लाइंट आया, क्लाइंट ने यहाँ पे टाइप किया एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज करके, सर्च पे क्लिक किया। ये मेरे पास कितनी गिग्स आ रही हैं, मैं क्लाइंट हूं, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ ना, जितने गिग्स मेरे सामने से गुजरती जा रही हैं, ये इंप्रेशन है उनपे। मैंने उनको नोटिस किया है, मैंने उनको नोटिस नहीं किया, ये इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन है। अगर मैं उसमें से किसी एक को स्पेसिफिकली जाके क्लिक कर दूंगा, तो वो फिर क्लिक कर व्यू काउंट होगा आपका। ठीक है। तो अगर आपके इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे, तो मैंने आपको बोला था कि अपनी जो वीडियो है, मुझे अब क्लिक्स क्यों नहीं आते, अब मैंने क्लाइंट हूं, मैंने टाइप किया है, अब यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर के साथ ये वीडियो या पिक्चर होगी, प्लस टाइटल है, फीडबैक्स है, और ये प्राइसिंग है, आपकी स्टार्टिंग प्राइस, मुझे ये नजर आ रहा है। सबसे प्रोमिनेंट पार्ट आपकी इमेज है या वीडियो है, इसने मुझे अट्रैक्ट करना है, तो मेरी आंख उधर जानी है। सिंपल सी बात है। मेरी आई और आंख जो है ना, ऑटोमेटिकली सर्च पे चली जानी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखें। मैं कहता हूं, ओहो, यहाँ पे मैं करता हूं वर्डप्रेस एसईओ फिक्सेस। मैंने एक कीवर्ड टाइप किया, ये मेरे पास 8 रिजल्ट्स आए हैं। मुझे बताइएगा कि कौन सा अटेंशन ग्रैब कर रहा है आपका, इसमें अगर इमेज लगे हुए हैं, तो कौन सा इमेज इन 8 में से ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपकी आंख उस साइड पे चली जाती है। कौन सा इमेज ऐसा है कि जो आई कैचिंग है, अनइंटेंशनली एकदम आंख उधर को जाती है, जब आई आपकी उधर चली गई, तो आप टाइटल भी पढ़ लोगे, आप प्राइस भी पढ़ लोगे, और आप उसको स्टार्ट भी उसको कर भी सकते हो। पर्पल, पिंक,
पिंक में अंदर टेक्स्ट ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। असल में मेरी स्क्रीन पे है ना, आपके वो वीडियो नजर आ रही है, तो वो इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा। सेकंड में फर्स्ट वाला। ये खुद भी अपने पास टाइप करके देखना। ठीक है। सिंपल एसईओ वाला फिफ्थ किधर है? वो पिंक किधर आई कैचिंग है ऊपर, वो उसने टेक्स्ट भी बहुत बुरा लिखा हुआ है, कट कट भी रहा है। तो अगर आप प्रॉपर स्क्रीन पे देखोगे तो मुझे तो नहीं वो सही इतना अट्रैक्शन कर रहा है, वो इतना ज्यादा लग रहा। फर्स्ट वन आपका। वो ऑटोमेटिकली आया हुआ इस टाइम फर्स्ट पे। ये वही अकाउंट, नया अकाउंट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था एक दिन। यहाँ पे असल में ना, आप जब खुद ओपन करोगे ना, खुद ये कीवर्ड लगा के ओपन करना अपने अपने सिस्टम पे, एसईओ फिक्सेस वाला, एस वर्ड पे एसईओ फिक्सेस। तो आपको ना जब देखोगे ना, तो मुझे यहाँ पे जो मतलब क्लीन और अट्रैक्टिव और आई कैचिंग जो इसमें से लग रहा है, मुझे ना ये पिंक भी नहीं लग रहा, मुझे ये येलो कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये मेरा अपना भी येलो है, लेकिन ये साथ ये भी इसने येलो यूज किया हुआ है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी आंख ना ऑटोमेटिकली इस साइड पे जा रही है। और क्लीन क्लैरिटी की वाइज देखूं तो मुझे इस पूरे 8 के 8 के अंदर मुझे ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मुझे चार सिर्फ अच्छे लगे हैं। एक ये वाला, एक ये ब्लू वाला, एक ये और एक ये चार मुझे सही लग रहे हैं बस। बाकी ये इसके अंदर टेक्स्ट का यूजेज बहुत बुरा किया हुआ है, ये अजीब सा इसने टेक्स्ट यूज किया हुआ है। और ये यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया, वर्ड प्रेस चेंजेस, तो हार्ड टू रीड बना दिया उसने। तो इस तरह से ना वो नहीं कॉम्बिनेशन बन पाया। तो ये एक दो तीन चार ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। चलो बहरहाल पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट इज दिस कि जब ये बंदा स्क्रॉल डाउन कर रहा हो ना इंप्रेशन के लिए, तो आपका जो इमेज पिक्चर वीडियो जो भी लगी हुई है, कम से कम उसको एक दफा उसकी टेंशन ग्रैब करनी चाहिए, उस साइड पे जाए। तो उसको क्लीन सिंपल बनाएं, उसको उसको अच्छा बनाएं, ताकि बंदा उस साइड पे जाए। जब जाएगा तो फिर टाइटल भी पढ़ लेगा, प्राइस भी पढ़ लेगा, और क्लिक करके ओपन करने वाला सिनेरियो भी बन सकता है। तो पहले तो आपको क्लाइंट को किसी न किसी तरह से अट्रैक्ट करना है, भाई मैं भी हूं, मेरी गिग भी पड़ी है, ये मेरी सर्विस भी यहाँ पे है, प्लीज मुझे क्लिक करो। ठीक है। सही है, सही है। ये जिनको नहीं पता, ये पहला येलो मेरा है, जो मैंने नया अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर किया था। खुदा का खौफ करो, मैंने बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है, और इसी की वजह से शायद मिलते होंगे ऑर्डर्स। अलमास यार, येलो बहुत गंदा है। गंदे से अच्छे से मैं लेना देना है भाई, ये पैसे आते हो तो सब सही है। ठीक है। तो अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो फिर अपना इमेज, इमेज सबसे पहले, इमेज वीडियो जो लगाई हुई है, और प्राइसिंग और टाइटल, जो चीजें ये नजर आ रही हैं, इनको इंप्रूव करना है। और अगर आपके पास क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जब कोई पर्सन आपकी जो गिग है उसको क्लिक करता है, और जब क्लिक करके लैंड कर रहा है ना आपकी विंडो पे, आपकी गिग विंडो पे, तो वहां पे आके उसको वो डिजायर्ड आउटकम, वो डिजायर्ड रिजल्ट्स, या वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो वो लेना चाह रहा है। तो इस वजह से वो वहां पे आके चला जाता है। वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, कांटेक्ट सेलर करके मैसेज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट वो कुछ भी नहीं कर रहा आप इधर आके। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या प्राइसिंग उसको ज्यादा लग रही है, या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही उसकी नहीं मिल, उस पर्सन को सही नहीं मिल रही यहाँ पे। इस वजह से वो यहाँ से छोड़ के चला जाता है। ठीक है। तो अगर इंप्रेशन आते हैं, क्लिक्स नहीं आते, तो फिर आपने जो फ्रंट है, ये जो आपका इमेजेस वगैरह जहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है, इसको इंप्रूव करना है। और अगर क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर जो गिग की इनर विंडो है, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो आपने प्राइसिंग की हुई है, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि शायद वहां पे कुछ ना कुछ आप सही नहीं कर पा रहे हो, जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहा। क्लियर है जी सब? देखो फौरन सियासी बयान बदल दिए।
नहीं, टेस्ट मस्ट नहीं है, जिसका टेस्ट नहीं आ रहा उसको गिग लाइव हो जाएगी तो काम ओके हो गया। वीडियो मेरे पास थी, वो बाद में मुझे मिली नहीं, फिर नहीं मैंने बनाई नहीं, फिर इससे मेरे वैसे ही चल गया, तो इसलिए मैंने बनाया ही नहीं फिर। लेकिन वीडियो रिकमेंडेड है बहुत सारी, अगर मैं नहीं भी कर रहा तो भी बहुत रिकमेंडेड है वीडियो से, आप लोग बहुत डिफरेंस फील करेंगे, खुद देखेंगे कि ऑर्डर की रेशो में बहुत बूस्ट मिलेगा आपको। नेसेसरी इसलिए कि काम है इस पे, काम बहुत है इस पे, इसलिए अच्छा है। बाकी अवर का अकाउंट भी बना लें। काशिफ शहजाद जवाब दे दें। मैंने एक बता दिया काशिफ, टेस्ट मस्ट नहीं है, अगर टेस्ट नहीं आता और आपकी गिग लाइव हो जाती है तो दैट इज फाइन, कोई मसला नहीं। चले जी, ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया देना था, जो मेरी गलतियां मुझे लगी हैं कि आपकी आपकी गिग्स में हो रही है, तो इनको आप लोगों ने देखना है। ये इश्यूज मैंने नोटिस किए थे और मैंने आपको उसको बता दिए। आलिया, ये इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, भाई पैसे हैं। मैंने फाइवर को 2012 में 11 में शायद ज्वाइन किया, फिर 12 में छोड़ दिया, फिर 16-17 में वापस आके ज्वाइन किया। क्यों किया? पैसे थे, वरना मैं अवर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। अवर की वीडियो मैंने अकाउंट क्रिएशन की अपलोड कर दी है, आप वो भी करें। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट 4-5 पे बनाएंगे, 4-5 को लेके चलेंगे। अपवर्क वीडियो जो है वो लाइव हो चुकी हुई है, जिसमें अकाउंट क्रिएशन का मैंने बताया है। आप अकाउंट क्रिएट करें, आप अपवर्क पे भी स्टार्ट करें। तो मैं खुद बहुत ज्यादा अपवर्क पे साइड पे था, मैंने फाइवर को बहुत लाइट लिया था जब स्टार्ट में आया था। बहरहाल 10 साल के अंदर वो लोग बहुत ऊपर चले गए हैं, और काम है वहां पे, छोटी सी स्किल के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो, ये इसकी एक अच्छी चीज है। और बुरी भी हो सकती है कि आप छोटी सी स्किल पे अर्निंग करते रहो और अपना नॉलेज इंप्रूव ना करो, तो वो तो आपके अपने ऊपर है। तो हम लोग सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे, हमें तो पैसे चाहिए। नहीं जी, नींद नींद नहीं आई हुई, असल में रात लेट नाइट सोया था मैं। जी बस, बाकी वीडियो देखें फ्रीलांसिंग वाली, और जो अकाउंट क्रिएशन वाली है वो आपके पास पड़ी है, वो बनाना वीकेंड पे। जितना काम हमने ऑन पेज का कर लिया अब तक वो करना। और प्रपोजल राइटिंग की अगर बोलते हो तो वीकेंड के ऊपर आ जाएगी वीडियो, नहीं तो फिर मंडे के बाद शेयर करूंगा। अब वर्क प्रपोजल राइटिंग, अब वर्क जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे करना हो, प्रपोजल राइटिंग सेम होती है। क्लियर जी? चलें। आज माशाल्लाह 60 से ऊपर लोग गए ही नहीं, मतलब फ्राइडे वाले दिन जो बाकी कुछ आ भी रहे थे उन्होंने भी ऑफ कर लिया। समझ नहीं आ रही, यूनिवर्सिटीज ऑफ हुई हैं कि दोबारा स्टार्ट हुई हैं, या उन्होंने क्या कर दिया है। तो आया करें प्लीज, लेक्चर अटेंड किया करें। जी, उसमें मैंने जो जो बतानी चाहिए थी कुछ डिफरेंट, वो मैंने बता दी है वहां पे। जी मोस्ट वेलकम। मंडे के बाद करूं शेयर? चलें, जो कुछ किया हमने ऑन पेज का वो कंप्लीट कर लेना ओवर द वीकेंड। और फाइवर पे गिग्स वगैरह बनाओ, कोशिश करो कोई ना कोई काम लेने की। एक पर्सन है जिन्होंने माशाल्लाह ऑर्डर कर भी लिया है, मतलब उन्होंने एक जॉब स्टार्ट की है, उनकी फर्स्ट पेमेंट आ गई हुई है, लोकल क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट किया है, एंड उनकी फर्स्ट पेमेंट आई है। उन्होंने एक एक वीक शायद काम किया है, कुछ आर्टिकल्स लिख के दिए हैं, 9,000 पेमेंट मिली है उनको। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, तो स्टार्ट हो चुका है, एंड इट्स आवर 13 लेक्चर हो गए हैं। तीसरा वीक था ना हमारा ये, तो मैंने आपको कहा था 1-1.5 माह में लगता है, तो तीसरे वीक में मेरे पास अर्निंग है एक पर्सन की, आपके बैच में से ही, आप लोगों में से ही। मैंने उन्हें बोला था कि शेयर करें आपकी मोटिवेशन के लिए, तो अगर वो शेयर कर दी होगी उन्होंने तो मैं उनकी रिक्वेस्ट, उनके जो पोस्ट अप्रूव कर दूंगा। तो आप में से, आपके बैच में से एक पर्सन जो है उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरा अभी नाम मुझे भूल गया है, जिनके फादर बीमार हैं, बता रहे थे कि लेक्चर नहीं ले सका, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अ, वो भी एक डेवलपमेंट, एक वेबसाइट बनाने का और साथ ही साथ मार्केटिंग वगैरह का एक इनकी बात चल रही थी, और अभी मुझे नहीं पता उसके बाद कहाँ पहुंची है। हमजा की बात भी चल रही थी किसी के साथ, तो कन्वर्सेशंस भी हो रही हैं और एक जॉब भी हो चुकी हुई है एक पर्सन की। पेमेंट मेथड भी बता दूंगा, असल में वो बात की चीज है।
पहले पैसे जो है ना हमारे अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर फौरी तौर पे नहीं आया अभी। और बबलर नहीं, फोकस्ड बने जी, फोकस्ड बने। हम्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यही बोला था आपको कि ट्रेनिंग है, इट्स नॉट लेक्चर, नॉट अ डिग्री। ट्रेनिंग है, काम सिखा रहा हूँ, काम आप सीख रहे हो, इसको अप्लाई करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ है ही नहीं इतना डिले करने वाली। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस थिंग। तो आप जितना कमिटेड होगे काम करोगे, जितनी एफर्ट करोगे, उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, तीसरा वीक है, और उनके मुझे 2 दिन पहले उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए थे जिन्होंने काम किया है और जो उनको पेमेंट वगैरह मिली है, क्योंकि उनके आपके प्रोफाइल के अंदर भी ऐड होता है ये रोजगार में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव स्टार्टेड मेकिंग सम मनी, मतलब हमारा बैच जो है। और अब मैं, आप लोगों ने भी इस तरह कंपटीशन में आना है, पॉजिटिव एनर्जी लेनी है और काम करना है सब लोगों ने। नहीं नहीं, काशिफ उन्होंने अकाउंट पे नहीं अभी तक लिया, उन्होंने उन्होंने लोकल जो है ना, डायरेक्टली क्लाइंट से रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन काम उन्होंने लोकल लिया है। इंशाल्लाह सबको मिलेगा। अकराम, कीवर्ड सर्च का जो भी इशू है, टूल के अलावा आप पूछना मुझसे। टूल, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे को नजर नहीं आ रहा यार जो फ्री वाला इस तरह का हो। देख रहा हूँ मैं। चलें जी, जुमा पढ़ें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं करें, और मंडे को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्कस करते रहना, और बस कोशिश करें कि जब एक 2 दिन गैप के बाद जब मंडे आए तो मुझे लोग बता रहे हो जी हमें कुछ मिल गया है। अभी भी बल्कि मेरी बात हो रही थी, एक पर्सन आप में से, आपकी क्लास में से हैं, 2 क्लाइंट्स के साथ उनकी बात चल रही है, और मुझसे गाइडेंस वगैरह थोड़ी सी ली थी, तो मैंने उन्हें बताया। तो 3-4 कन्वर्सेशंस मेरे रिकॉर्ड में हैं, प्लस काम भी एक पर्सन का स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट हो गया है, बस अब अपना अपना हिस्सा डालें। टूल्स के अलावा नहीं, टूल्स का है यार, बस फ्री के अंदर ना मार्केट से एमआरआई था यार, काश वो अगर होता ना तो बहुत ही जबरदस्त होना था। ये फर्स्ट बैच है, मैंने वो नहीं करवाया, वरना वो हर बैच में मैं करवाता था। उन्होंने बस बंद कर दिया, शायद मैं करवाता था इसलिए। बहरहाल मैं देखता हूँ कुछ। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।